प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 481 महामंत्री कुबेर पर तूफानी प्रहार। खत्म कर दो। बिना एक शब्द बर्बाद किए रणवीर रायचंद ने अपनी रिकॉर्डर खड्ग को फिर से हवा में लहराया और सीधे महामंत्री कुबेर की ओर दौड़ पड़े। तलवार की विनाशकारी ऊर्जा ने हवा को चीरते हुए शून्य में सनसनी फैला दी। कुबेर की पुतलियां सिकुड़ गईं। अभी अभी हुई लड़ाई में वह रणवीर की ताकत का अंदाजा लगा चुका था। दोनों ही अर्धशक्ति अधिपति स्तर पर हैं, लेकिन रणवीर की युद्ध क्षमता उससे कहीं अधिक है। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब सबसे शक्तिशाली और निर्णायक चाल चलने का वक्त आ गया था। गगन भेदी मुद्रा। वह दहाड़ा और उसके हाथों ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिससे गहरा बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश आसमान की ओर ऐसे लपका जैसे स्वर्ग को ही कुचल देगा। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ उस बेहद तेज धार वाली रिकॉर्डर खड्ग ने गगन भेदी मुद्रा को चकनाचूर कर दिया। हिस! कुबेर की सांसें अटक गईं और उसने तुरंत अपना बड़ा हाथ पीछे खींच लिया। पच! लेकिन वह थोड़ा धीमा रह गया। तलवार की ऊर्जा उसके हाथों से टकराई और पल भर में खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसका हाथ लगभग कट ही गया था। अब तुम्हारी मौत तय है, रणवीर चिल्लाया। अपनी तलवार वापस खींचने के बजाय उसने लगातार कुबेर पर वार करना जारी रखा। क्या भयानक तलवारबाजी है! कुबेर का दिल कांप उठा। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था। तेजस्वी घंटा! उसने पुकारा। बूम! अचानक मुख्य हॉल से एक भयानक आभा फूटी और उसने तुरंत कुबेर का रास्ता रोक दिया। टन! रिकॉर्डर खड्ग उससे टकराया और तुरंत ही एक गहरी, कान फाड़ देने वाली घंटी जैसी आवाज गूंज उठी। रणवीर ने ध्यान से देखा कि वह एक विशाल घंटा था जो पूरी तरह कांसे से बना था। ऐसा लगता था कि उसने अनगिनत साल देखे हैं और उसकी सतह काफी खुरदरी थी। मेहता राजकलश जितनी नक्काशीदार तो बिल्कुल नहीं थी। हालांकि इस विशाल घंटे में एक शक्तिशाली आभा समाई हुई थी। साफ था कि इसे किसी महान साधक ने तैयार किया था, जिससे यह एक जादुई हथियार बन गया था। लेकिन उस हमले को देखते हुए ये मेहता राजकलश जितना शक्तिशाली नहीं था। धड़ाम! उसी पल जैसे ही रिकॉर्डर खड्ग नीचे गिरा, कुबेर हालांकि मरा नहीं, लेकिन उस पर भारी दबाव पड़ा और उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत फट गई। उफ! उसने मुंह खोला और खून की एक बड़ी उल्टी कर दी। उसकी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से उथल पुथल हो गई थी। अविश्वसनीय! अगर वह तलवार वास्तव में उसे लग जाती तो क्या होता? फिर कुबेर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राष्ट्र रक्षा दल का प्रमुख होने के नाते उसने ऐसा अपमान कब सहा था? एक नौजवान ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वह खून थूकने पर मजबूर हो गया। घृणित! रणवीर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वह दहाड़ा और अपना हाथ जोर से तेजस्वी घंटे पर दे मारा। बस! एक ध्वनि तरंग ज्वार की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, बेहद शक्तिशाली। ध्वनि प्रहार! रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। इस तरह का हमला दुर्लभ है और नंगी आंखों से कुछ खास दिखाई नहीं देता। एक बार जब यह शरीर से गुजरता है तो ये कान के रास्ते सीधे दिमाग को कुचल सकता है। हालांकि रणवीर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कुबेर से निपटने के लिए उसे अपने विशेष दांव की भी जरूरत नहीं पड़ी। नवनाग स्वर्ण देह प्रकट हुई, जिसने तुरंत उसके शरीर की रक्षा की। ध्वनि तरंगें उससे टकराईं, लेकिन उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये कैसे हो सकता है? कुबेर हक्का बक्का रह गया। ये ध्वनि तरंगें अत्यंत शक्तिशाली हैं और सामान्य शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को भी तुरंत मार सकती हैं।
इसका उपयोग रणवीर से निपटने के लिए किया गया था, निश्चित रूप से इसे उसे चोट पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता। बैंग, कुबेर ने अपना बड़ा हाथ उठाया और उसे जोर से तेजस्वी घंटे पर मारा। बज, तुरंत एक और ध्वनि तरंग निकली जिसमें विनाशकारी शक्ति थी। ये चुपचाप शून्य से गुजरी और अंत में एक धड़ाम के साथ नवनाग स्वर्ण देह से टकराए। एक पल के लिए रणवीर को अपने कानों में तेज दर्द महसूस हुआ। ये तब था जब वह नवनाग स्वर्ण देह की सुरक्षा में था, बिना सुरक्षा के उसे शायद कुछ चोटें आ जाती। इस तरह का हमला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा और तुरंत कुबेर की ओर कदम बढ़ा दिए। धड़ाम, एक कदम के साथ धरती हिली और उत्तर अरण्य भवन लगभग जमींदोज होने की कगार पर आ गया। असंभव, कुबेर को विश्वास नहीं हो रहा था और उसने अपने बड़े हाथों से हमलों की झड़ी लगा दी। बैंग बैंग बैंग, तेजस्वी घंटे से दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला निकली जिससे ध्वनि की लहरें पैदा हुई जो रणवीर की ओर बढ़ीं। रणवीर अविचल रहा, बस अपनी ठंडी आंखों से कुबेर को घूरता रहा। मैंने कहा था इस तरह की चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी, वरना नवनाग स्वर्ण देह जैसी युद्ध कला तो बेकार ही चली जाती। धड़ाम धड़ाम, रणवीर ध्वनि हमलों के बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे कुबेर के करीब पहुंच रहा था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अंतिम कदम जमीन पर पड़ते ही उसने अचानक अपना बड़ा हाथ उठाया, पल भर में अपनी 5 उंगलियां भींच लीं, अपनी शक्तिशाली प्राण शक्ति को इकट्ठा किया और फिर एक मुक्का जड़ दिया। एक भारी हत्यारी मंशा पूरे क्षेत्र में फैल गई जो तुलना से परे भयानक थी। कुबेर तुरंत भयभीत हो गया और उसे रोकने के लिए निर्णायक रूप से तेजस्वी घंटे को सक्रिय कर दिया। बैंग, रणवीर की मुट्ठी एक वज्र हथौड़े की तरह तेजस्वी घंटे से टकराए और उसे पिचका दिया। बूम, तेजस्वी घंटे से निकलने वाला प्रभाव तुरंत कुबेर के पूरे शरीर पर छा गया। उफ, उसने तुरंत मुंह भर खून थूक दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, रणवीर ने फिर से अपनी मुट्ठी घुमाई। धड़ाम, फिर उसने एक और शक्तिशाली मुक्का मारा जो सीधे तेजस्वी घंटे पर लगा। चटाक चटाक, इस बार तेजस्वी घंटा दबाव को सहन नहीं कर सका और तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। मेरा तेजस्वी घंटा, कुबेर तुरंत चिल्लाया, उसकी आंखों में गहरा दर्द था। चिल्लाना बंद करो, अपनी जान की फिक्र करो, रणवीर ने कहा और एक ही मुक्के से घंटे को चकनाचूर करने के बाद वह कुबेर की ओर लपका। जल्दबाजी में कुबेर ने बचाव के लिए अपना हाथ उठाया। बैंग, एक जोरदार धमाके और खून की बौछार के साथ कुबेर पीछे की ओर उड़ गया और एक पत्थर के खंभे से जा टकराया। धड़ाम, पत्थर का खंभा तुरंत टूट गया और कुबेर का शरीर जमीन पर लुढ़क गया, जहां पत्थरों की बारिश ने उसे और घायल कर दिया, जिससे वह खून थूकने लगा। महामंत्री जी, उसके अधीनस्थ घबराहट में चिल्लाए और आगे बढ़े। सन सन, उसी समय उत्तर अरण्य भवन से 1 दर्जन से अधिक आकृतियां बाहर निकलीं। वे सभी राष्ट्र रक्षा दल के शिष्य थे और वे सभी घबराए हुए चेहरों के साथ कुबेर की ओर दौड़े। इस पल कुबेर खून से लथपथ था। अगर उसने जल्दी प्रतिक्रिया न दी होती तो रणवीर के एक ही मुक्के से वह मारा गया होता। तुमने वायु और वज्र संरचना को नष्ट कर दिया और मेरे राष्ट्र रक्षा दल के शिष्यों को इस एक मुक्के से मार डाला, है ना? कुबेर ने गहरी आवाज में कहा, जबकि वह मुट्ठी भर गोलियां अपने मुंह में ठूंस रहा था, जितनी जल्दी हो सके अपनी प्राण शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें मारने के लिए मुझे उस मुक्के की जरूरत नहीं पड़ती, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ये वो मुक्का नहीं था? कुबेर तुरंत हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि रणवीर की मुक्का तकनीक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये पता चला कि यह वह हमला था ही नहीं। इस पल अपनी बात खत्म करने के बाद रणवीर ने रिकोदर खड्ग को कसकर पकड़ लिया। उसका इरादा कुबेर की जीवन लीला समाप्त करने का था। भले ही वह पागलों की तरह गोलियां खा रहा हो, ज्वार को पलटने में इसका कोई फायदा नहीं था। कुबेर घबराया हुआ लग रहा था और तुरंत चिल्लाया, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हर्षवर्धन कहाँ है? तो तुमने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन ठीक उसी पल सम्राट पधार रहे हैं। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। वहां मौजूद सभी के चेहरे के भाव बदल गए। अगले ही सेकंड रिजॉर्ट के बाहर एक विशेष रूप से निर्मित शानदार स्वदेशी लग्जरी कार दिखाई दी। लगभग 56 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके सिर पर चांदी जैसे सफेद बाल थे और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, कार से बाहर निकला। राजकुमार विक्रमजीत। कुबेर की आंखें तुरंत चमक उठीं। अध्याय 482, सम्राट का आगमन। नया आगंतुक कोई और नहीं बल्कि शाही परिवार के 8वें राजकुमार विक्रमजीत थे। शाही महल के सत्ता चक्र के प्रमुख आंकड़ों में से एक, जिनके पास बेहद गहरी योग्यताएं थीं। शाही महल के भीतर उनका अपना गुट है जो सर्वोच्च शक्ति रखता है और उन्हें सम्राट के करीबी प्रमुख हस्तियों में गिना जाता है। रणवीर उनसे पहले कुछ बार मिल चुका था, लेकिन बस इतना ही, उनका कोई और संपर्क नहीं था। रणवीर रायचंद, ये राष्ट्र रक्षा दल के प्रभारी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगे,
गाड़ी से उतरते ही राजकुमार विक्रमजीत चिल्लाए, राष्ट्र रक्षा दल ने मुझे फंसाने के लिए राजदूत हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया है। अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो कब मारूंगा? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। जिस पर राजकुमार विक्रमजीत प्रकट हुए, उन्होंने कुबेर का बचाव किया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ है। राजदूत हर्षवर्धन का अभी कोई पता नहीं है। मामले की पूरी जांच होने से पहले हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, विक्रमजीत ने गंभीर आवाज में कहा। रणवीर ने मन ही मन उपहास किया। राजकुमार, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र रक्षा दल पहले ही सब कुछ उगल चुका है ना? और अभी अभी कुबेर ने खुद स्वीकार किया कि हर्षवर्धन उसके कब्जे में है। विक्रमजीत की नजर तुरंत बदल गई और उसने अनजाने में कुबेर की ओर देखा। उस पल मुझे लगा जैसे मैं कुछ समझ गया हूँ। सम्राट आ चुके हैं, वे ही स्थिति का फैसला करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एक और कार आ गई। कार के रुकते ही सम्राट समर अपने निजी रक्षकों के साथ पहुंचे और तुरंत क्षेत्र को सील कर दिया। सम्राट का आगमन कोई छोटी बात नहीं है, हम छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्रभु, सम्राट आ गए हैं। उसी पल विक्रम रणवीर के सामने प्रकट हुआ, अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रिपोर्ट दी। इतना कहने के बाद उसने रणवीर के कान में कुछ फुसफुसाया। सुनने के बाद रणवीर ने राजकुमार विक्रमजीत की ओर देखा और मन ही मन कहा, एक बार इस मामले की जांच हो जाए तो जो भी इसमें शामिल होगा उसे निश्चित रूप से भयानक मौत मिलेगी। विक्रमजीत की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। ये शब्द स्पष्ट रूप से उसी के लिए थे। उसी समय कार का दरवाजा खुला और एक लंबी सीधी आकृति तुरंत दिखाई दी। वह 50 साल के आसपास का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। काले रंग का बंदगला सूट पहने, एक प्रभावशाली चौकोर चेहरे के साथ उसकी भेदक आंखें अद्वितीय प्रतिभा बिखेर रही थीं। वह दुनिया को तिरस्कार के साथ देख रहा था। उसने धार्मिकता की एक ऐसी आभा बिखेरी जिसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को अभिभूत कर दिया, और जो कोई भी उसे देखता उसके मन में विस्मय भर जाता। ये आर्यावर्त के सर्वोच्च सम्राट के अलावा और कोई नहीं था। प्रणाम महाराज। एक ही पल में सभी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और एक स्वर में जयकारा लगाया। रणवीर भी कोई अपवाद नहीं था। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे ऐसा व्यवहार करवा सकते थे, और सम्राट उनमें से एक थे। एक राष्ट्र का शासक जो विशाल भूमि और नदियों का प्रबंधन करता है, देश के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करता है, और जिसका योगदान अपरिहार्य है। जब रणवीर कुछ साल पहले सम्राट से मिला था, तब भी उनके सिर पर घने काले बाल थे, लेकिन अब काफी सफेद बाल दिख रहे हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने भी बहुत चिंता की है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, सम्राट ने दृढ़ता से कहा, रणवीर की ओर देखते हुए और जानबूझकर सिर हिलाते हुए। कुबेर भी दूर से चलकर आया। मुट्ठी भर गोलियां लेने के बाद उसका शरीर काफी हद तक ठीक हो गया था। कुबेर राज्य मंत्री महाराज को प्रणाम करता है। सम्राट ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, मैं यहाँ राजदूत हर्षवर्धन के लापता होने के कारण आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे राष्ट्र रक्षा दल ने रणवीर को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन कई लोग मारे गए और उन्हें ये बताने के लिए मजबूर किया गया कि यह राष्ट्र रक्षा दल ही था जिसने राजदूत हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया था। महामंत्री कुबेर, क्या आप कृपया इसे ठीक से समझा सकते हैं? सम्राट के स्वर में ठंडक का संकेत था। महाराज, यह मेरे आदमी थे जिन्होंने पता लगाया कि रणवीर ने राजदूत हर्षवर्धन के साथ एक निजी मुलाकात की थी। मुझे नहीं पता कि उसने राजदूत हर्षवर्धन को कुछ करने के लिए धमकाया था या नहीं, लेकिन राजदूत हर्षवर्धन के जाने के बाद वह गायब हो गए। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए मैंने रणवीर को गिरफ्तार करने के लिए सीधे लोगों को भेजा ताकि वह जांच में सहयोग करे। कौन जानता था कि रणवीर इतना दबंग होगा। उसने न केवल सहयोग करने से इनकार किया, बल्कि मेरे राष्ट्र रक्षा दल के इतने सारे सदस्यों को भी मार डाला। कुबेर ने गुस्से में कहा, ऊंचाई से डरते हुए, बकवास करना बंद करो। ये तुम्हारा राष्ट्र रक्षा दल था जिसने उचित जांच के बिना लापरवाही से काम किया और हमें सीधे मारने की कोशिश भी की। सौभाग्य से हमारे प्रभु उन कीड़ों मकोड़ों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। अन्यथा हम मर गए होते और हम पर राजदूत की हत्या का आरोप लगाया जाता। इसके अलावा अंत में ये तुम्हारे अपने लोग थे जिन्होंने कबूल किया कि राजदूत हर्षवर्धन राष्ट्र रक्षा दल के हाथों में था। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट महामंत्री कुबेर से एक सवाल पूछ रहे हैं। बीच में बोलना तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम सम्राट का सम्मान नहीं करते? राजकुमार विक्रमजीत ने तुरंत फटकार लगाए। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बहस करने ही वाला था कि रणवीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रणवीर ने राजकुमार विक्रमजीत को ठंडी नजरों से घूरा। सम्राट इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसमें शामिल पक्षों में से एक के रूप में क्या मुझे अपने अधीनस्थ को अपनी ओर से बोलने की अनुमति नहीं है? इसके बजाय आप सीधे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आप जानबूझकर कुबेर के पक्ष में हैं? जब रणवीर ने अपनी नजर उस पर डाली तो राजकुमार कांप उठा। उसने वास्तव में मौत की आभा को महसूस किया।
रणवीर ने उसके प्रति अपनी जानलेवा मंशा प्रकट कर दी है। हालांकि इन शब्दों को सुनकर उसके चेहरे के भाव काफी बदल गए। रणवीर, बकवास मत करो। मैं जानबूझकर महामंत्री कुबेर का पक्ष कैसे ले सकता हूँ? तो फिर आपको इतनी जल्दी किस बात की है? रणवीर जोर से चिल्लाया। कुबेर हक्का बक्का रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्दबाजी की थी। राजकुमार, मैं इस मामले की जांच कर रहा हूँ, कृपया मुझे परेशान न करें। सम्राट ने उसकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। जी। राजकुमार विक्रमजीत तुरंत सहमत हो गया, चुपचाप एक तरफ हट गया। उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भरा हुआ था। महामंत्री कुबेर, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या राजदूत हर्षवर्धन को वास्तव में तुम्हारे राष्ट्र रक्षा दल ने गिरफ्तार किया था? सम्राट ने कड़ाई से पूछा। महाराज, रणवीर की बातों पर विश्वास न करें। हमारा राष्ट्र रक्षा दल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए समर्पित है। हम राजदूत हर्षवर्धन को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इसके अलावा मेरे अधीनस्थ ने केवल तभी वे बातें कहीं जब उसकी जान खतरे में थी। वे विश्वसनीय नहीं हैं। कुबेर ने तर्क दिया। अभी अभी तुम ही थे जिसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं राजदूत हर्षवर्धन का पता जानना चाहता हूँ, है ना? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ये सही है, मैं जानता हूँ कि राजदूत हर्षवर्धन कहाँ हैं। कुबेर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। देखा, तुमने ही उसे पकड़ा है। विक्रम दहाड़ा, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है कि राजदूत हर्षवर्धन कहाँ हैं, इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें पकड़ लिया है, बल्कि इसलिए कि जैसे ही मुझे पता चला कि वह गायब हो गए हैं, मैंने तुरंत दूसरों को उनकी तलाश में भेज दिया। हमने उन्हें हाल ही में पाया है और सुरक्षा की खातिर हमने उन्हें अस्थायी रूप से यहाँ रखा है। कुबेर ने एक कुटिल नज़र के साथ कहा। क्या तुम सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? रणवीर ने सपाट स्वर में कहा। यह स्पष्ट रूप से राष्ट्र रक्षा दल था जिसने उसे गिरफ्तार किया था, फिर भी वे ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि उन्होंने राजदूत हर्षवर्धन को बचाया। महाराज, मैंने आपको आते देख ही स्पष्ट होने की हिम्मत की। नहीं तो कौन जानता है कि क्या वह पागल रणवीर मौके पर ही सभी को मार डालता। जहां तक सच्चाई की बात है तो राजदूत हर्षवर्धन को बाहर आने दें और खुद समझाने दें। क्या इससे सब कुछ साफ नहीं हो जाएगा? कुबेर ने सुझाव दिया। बिल्कुल, राजदूत हर्षवर्धन जानते हैं कि किसने उन्हें गिरफ्तार किया, तो उन्हें जल्दी बाहर लाओ। मेरे यहाँ रहते हुए कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। सम्राट ने कहा। सच कहूं तो उसे रणवीर की बातों पर विश्वास था और वह ये भी देखना चाहता था कि कुबेर क्या चाल चल रहा है। राष्ट्र रक्षा दल के प्रति शाही महल के रवैये पर रणवीर के साथ पिछली फोन कॉल के दौरान चर्चा की गई थी। वास्तव में शाही महल भी उदासीन था। आखिरकार राष्ट्र रक्षा दल 1000 साल पहले स्थापित एक संस्था थी और समय बीतने के साथ यह अब वैसा नहीं रहा जैसा कि तब था। इसके अलावा राष्ट्र रक्षा दल वर्तमान में आर्यावर्त के प्रति पूरे मन से समर्पित नहीं है और कई वर्षों से छिपा हुआ है। वर्तमान आर्यावर्त में कोई योगदान नहीं दे रहा है। जब तक राष्ट्र रक्षा दल लापरवाही से काम नहीं करता, शाही महल दिखावे की खातिर उन्हें यूं ही छेड़ना नहीं चाहता। जैसा कि पहले अनगिनत वर्षों में संतुलन बनाए रखना ही काफी है। हालांकि इस बार शाही राज्य का विशेष दूत शामिल है और रणवीर को भी इसमें घसीटा गया है। सम्राट के पास कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 483, कुछ तो गड़बड़ है। जी महाराज, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कुबेर ने सिर हिलाया, फिर रणवीर को गहराई से देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। रणवीर, मैं सम्राट के आने का इंतजार कर रहा था ताकि इस बूढ़े आदमी के साथ खेल सकूं। तुम वास्तव में बहुत अनाड़ी हो। उसने मन ही मन सूंघा और तुरंत जाने के लिए मुड़ा। प्रभु, क्या वह बूढ़ा बदमाश इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाएगा? विक्रम ने चिंता से पूछा। इस जगह को सील कर दिया गया है और मैंने उसकी आभा को भी लॉक कर दिया है। वह बच नहीं सकता, रणवीर ने पुष्टि की। प्रभु, क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? क्या होगा अगर वह राजदूत हर्षवर्धन को मार दे? अन्यथा हम उसे समझाने के लिए बाहर नहीं ला सकते और अंत में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, है ना? विक्रम ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, रणवीर ने सिर हिलाया। बस चुपचाप इंतजार करो। कुबेर पहले ही स्वीकार कर चुका है कि राजदूत हर्षवर्धन यहाँ हैं। अब उसे मारना मौत को दावत देने के समान होगा। वह इतना बेवकूफ नहीं होगा। जहां तक बात है कि उन्होंने राजदूत हर्षवर्धन को समझाने के लिए बाहर लाने की हिम्मत क्यों की, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से रणवीर के पास खड़ा रहा। भवन में प्रवेश करने के बाद कुबेर ने तुरंत अपने आदमियों से पूछा, क्या किसी ने हमारा पीछा किया? प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, नहीं, अधीनस्थ ने उत्तर दिया। हम, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत छोटा है, बिना किसी चालाकी के। इससे मेरी परेशानी बच गई। कुबेर ने उपहास किया और अंदर चला गया। उसने तुरंत इसे दीवार से सटा दिया। गड़गड़ाहट, एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया और हम अंदर चले गए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रणवीर का किसी को उसके पीछे न भेजने का फैसला केवल इसलिए था क्योंकि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था और जानबूझकर ये देखने के लिए देख रहा था कि कुबेर क्या चाल चल सकता है।
रास्ते से गुजरने के बाद एक छिपा हुआ कक्ष था जहां एक बूढ़ा व्यक्ति लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। कुबेर को देखते ही वह तुरंत आग बबूला हो गया। कुबेर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजने की? तुम्हारा मकसद क्या है? चस चस, ऐसा लगता है कि राजदूत हर्षवर्धन अच्छे मूड में हैं। लेकिन आपकी उम्र में आपको इतना गर्म मिजाज नहीं होना चाहिए। यह अच्छा नहीं होगा अगर आप अचानक गुस्से से मर जाएं। मैं रणवीर से निपटने में आपकी मदद पर भरोसा कर रहा हूं, कुबेर ने धूर्तता से कहा। तुम रणवीर के खिलाफ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? हर्षवर्धन तुरंत चौंक गए। क्या तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? जैसा कि राजदूत हर्षवर्धन से उम्मीद थी, उन्होंने कुछ ही समय में इसका पता लगा लिया। कुबेर ने उपहास किया। हालांकि अब हम थोड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और हमें राजदूत हर्षवर्धन के सहयोग की आवश्यकता होगी। इतना कहने के बाद वह उनकी ओर बढ़ा। कुबेर, तुम वास्तव में नीच हो। राष्ट्र रक्षा दल के प्रमुख के रूप में तुमने वास्तव में रणवीर को फंसाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया। यदि सम्राट को पता चला तो वह निश्चित रूप से तुम्हें दंडित करेगा। हर्षवर्धन गुस्से में चिल्लाए। बूढ़े कमीने, चुप रहो। तुम्हें राजदूत कहना तुम्हें इज्जत देना है, वरना मैं तुम्हें मौके पर ही मार डालता, कुबेर ने ठंडे स्वर में कहा और हर्षवर्धन के पास आया। उसके हाथ में एक गोली दिखाई दी और उसने उसे सीधे हर्षवर्धन के मुंह में ठूंस दिया। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगा। हर्षवर्धन ने बहुत संघर्ष किया। कुबेर ने उसका मुंह पकड़ा और जबरदस्ती गोली अंदर डाल दी। एक पल के लिए संघर्ष करने के बाद हर्षवर्धन अचानक शांत हो गए। उनकी आंखें बहुत भ्रमित हो गईं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुबेर ने पूछा। मालिक, हर्षवर्धन ने कहा। हाँ, लगता है ये काम कर रहा है। कुबेर संतोष के साथ मुस्कुराया। एक देश के विशेष दूत द्वारा मालिक के रूप में संबोधित किए जाने से वह बहुत खुश हुआ। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें करने का आदेश देने जा रहा हूँ। कृपया अपना आदेश दें मालिक, हर्षवर्धन ने सम्मानपूर्वक कहा। ... बाहर विक्रम अभी भी थोड़ा चिंतित था। प्रभु, इतना सब होने के बाद भी कुबेर अभी तक बाहर नहीं आया है। वह जरूर कोई साजिश रच रहा होगा। रणवीर ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। हालांकि उसे यकीन था कि कुबेर राजदूत हर्षवर्धन को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन कौन जानता था कि अगर उसे कगार पर धकेल दिया गया तो वह क्या कर सकता है। जैसे ही रणवीर आगे की कार्रवाई करने वाला था, कुबेर आखिरकार भवन से बाहर निकला। उसके अधीनस्थों के अलावा उसके साथ एक और व्यक्ति था। ये राजदूत हर्षवर्धन हैं। विक्रम तुरंत चिल्लाया। अन्य लोग भी उत्साहित थे। शुक्र है राजदूत हर्षवर्धन ठीक थे और वे अंततः राहत की सांस ले सकते थे। हालांकि सभी को संदेह भी था। क्या ऐसा हो सकता है कि राजदूत हर्षवर्धन को वास्तव में राष्ट्र रक्षा दल ने बचाया था? महाराज, मैं राजदूत हर्षवर्धन को अपने साथ लाया हूँ, कुबेर ने रिपोर्ट दी। राजदूत, क्या आप ठीक हैं? सम्राट ने तुरंत पूछा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महाराज, मैं ठीक हूँ, राजदूत हर्षवर्धन ने शांति से रिपोर्ट दी। रणवीर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। कितना अजीब है, जब से राजदूत हर्षवर्धन दिखाई दिए ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। उन्होंने न तो उसका अभिवादन किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। राजदूत हर्षवर्धन, सम्राट यहाँ हैं, उन्हें पूरी कहानी सुनाएं, कुबेर ने कहा। ठीक है। हर्षवर्धन ने जोर से सिर हिलाया, फिर अपनी आंखों में गुस्से के साथ रणवीर को घूरा। मुझे अचानक रणवीर से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कौन जानता था कि रणवीर मुझे धमकी देगा और मुझसे सम्राट के खिलाफ शाही महल को भड़काने में सहयोग करने के लिए कहेगा। मैंने तुरंत इनकार कर दिया और गुस्से में वहां से चला गया। कौन जानता था कि रणवीर हार नहीं मानेगा। उसने मुझे पकड़ने के लिए सीधे विक्रम को भेजा, यह मान करते हुए कि मैं उसकी बात मानूं वरना वह मुझे मार डालेगा। सौभाग्य से राष्ट्र रक्षा दल ने समय रहते हस्तक्षेप किया और मुझे बचाया, अन्यथा मैं मर चुका होता। ये सुनकर रणवीर और विक्रम दोनों सन्न रह गए। राजदूत, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? विक्रम ने सवाल किया। मेरा कहा हर शब्द सच है, एक भी झूठ नहीं, हर्षवर्धन ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। वह तुरंत दुखी दिखे। रणवीर, मैं तुम्हारा इतना सम्मान करता था, ये सोचकर कि तुम एक नायक हो जो आर्यावर्त के लिए युद्ध के मैदान में खून बहाने से नहीं हिचकिचाता, लेकिन तुम्हारे पास भेड़िए का दिल है और वास्तव में तुम मुझे हमारे साथ विश्वासघात करने के लिए भर्ती करना चाहते थे। राजदूत, यह क्या हो रहा है? हमारे प्रभु ने आपको कुछ चीजों के बारे में पूछताछ करने के लिए आमंत्रित किया था, न कि जो आप कह रहे हैं। विक्रम ने घूरा। ठीक है, बहाने बनाना बंद करो। इसमें शामिल व्यक्ति के रूप में राजदूत हर्षवर्धन ने पहले ही खुद को स्पष्ट कर दिया है। कुबेर चिल्लाया, फिर तुरंत हाथ जोड़कर अभिवादन किया। महाराज, सच सामने आ गया है। रणवीर ने देशद्रोह का इरादा किया था, उसे तुरंत गिरफ्तार करें। सम्राट ने गहरी सांस ली, कुछ हैरान थे। उन्होंने पहले कुबेर पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन राजदूत हर्षवर्धन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूरी तरह से अप्रत्याशित था। रणवीर, क्या राजदूत जो कह रहे हैं वह सच है? सम्राट उम्मीद की आखिरी किरण से चिपके रहे। बिल्कुल नहीं, रणवीर ने तुरंत कहा।
तो फिर ये, सम्राट हिचकिचाए, अनिश्चित, मुझे संदेह है कि कुबेर ने राजदूत के साथ छेड़छाड़ की है। रणवीर ने राजदूत हर्षवर्धन को एकटक देखा। उसे उनके प्रकट होने के क्षण से ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि वह कोई और व्यक्ति बन गए हों। इसके अलावा वह बहुत शांत थे, उनकी शांति पूरी तरह से अतार्किक थी। कुबेर का दिल बैठ गया। ये रणवीर कितना ज्ञानी था, उसने समस्या को इतनी जल्दी भांप लिया। हालांकि इस बिंदु पर स्थिति को बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। महाराज, ये खुद राजदूत हर्षवर्धन ने कहा है, तथ्य पत्थर की लकीर हैं। अब रणवीर की कुतर्कों पर विश्वास न करें। बस मामले में हमें उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। हाँ महाराज, इसमें देशद्रोह शामिल है, इसलिए रणवीर निश्चित रूप से इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे मौका न दें। जब तक आप आदेश देते हैं, पूरे राष्ट्र रक्षा दल और पूरे शाही रक्षकों को निष्पादित किया जा सकता है। राजकुमार विक्रमजीत ने बगल से आग्रह किया। सम्राट परेशान दिख रहे थे, उन्हें रणवीर से एक उचित स्पष्टीकरण की तत्काल आवश्यकता थी, अन्यथा हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। कृपया मुझे कुछ समय दें महाराज, सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। इतना कहने के बाद रणवीर अचानक राजदूत हर्षवर्धन की ओर चल पड़ा। अध्याय 484 विश्रण। वहीं रुक जाओ, कोई गड़बड़ मत करो। राजकुमार विक्रमजीत तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाए, अपने सामने सम्राट की रक्षा करने का नाटक करते हुए। साथ ही उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, शाही रक्षकों, मेरा आदेश सुनो, सम्राट की रक्षा करो। सन सन सन, पलक झपकते ही अनगिनत शाही रक्षक प्रकट हुए, सम्राट की दृढ़ता से रक्षा करते हुए, और साथ ही रणवीर और विक्रम को घेर लिया। तुमने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो देख लेना। विक्रम तुरंत दहाड़ा, पल भर में और अधिक सतर्क हो गया। स्थिति किसी भी क्षण संघर्ष में बदल सकती थी। महाराज, हम और संकोच नहीं कर सकते। भले ही हम रणवीर का स्पष्टीकरण सुनना चाहें, हमें पहले उसे पकड़ना होगा। यदि वह सहयोग नहीं करता है तो निश्चित रूप से कोई समस्या है, राजकुमार विक्रमजीत ने जल्दी से कहा। फिर वह जल्दी से कुबेर पर चिल्लाया, प्रमुख कुबेर, राजदूत हर्षवर्धन की रक्षा करो। हम रणवीर को उन्हें चुप कराने के लिए मारने नहीं दे सकते। ठीक है। कुबेर ने जल्दी से सिर हिलाया और हर्षवर्धन के सामने खड़ा हो गया। रणवीर, मैं तुम्हें अभी रुकने का आदेश देता हूं, वरना तुम सम्राट के आदेश की खुली अवहेलना करोगे। सम्राट ने आदेश कब दिया? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा, एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जो अपने साथ एक तूफानी हवा लाया और उसे तुरंत सामने ला खड़ा किया। मैं बस राजदूत के स्वास्थ्य की जांच कर रहा हूं। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो समस्या तुम में है। मेरे रास्ते से हट जाओ। रणवीर, ये तुम्हें मेरी आखिरी चेतावनी है, कुछ भी नासमझी मत करना। कुबेर के हाव भाव बदल गए। महाराज, आपने देखा है ना, रणवीर कोई सलाह नहीं सुनेगा और यहाँ तक कि राजदूत हर्षवर्धन को मारने का बहाना खोजना चाहता है। राजकुमार विक्रमजीत ने आग में घी डाला। सम्राट आप हैं या मैं? सम्राट ने कड़ाई से पूछा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बस डर गया था कि रणवीर कुछ नासमझी कर बैठेगा। राजकुमार विक्रमजीत ने तुरंत माफी मांगी। सम्राट ने राजकुमार को नजरअंदाज किया और चिल्लाए, सब लोग शांत हो जाओ। सम्राट बोले और दृश्य तुरंत शांत हो गया। रणवीर, मैं तुम्हें राजदूत के शरीर की जांच करने की अनुमति देता हूं, लेकिन अगर कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिला तो तुम्हें जांच में सहयोग करने की आवश्यकता होगी। क्या तुम तैयार हो? सम्राट बोले। ये रणवीर के लिए उनका आखिरी मौका था। ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया। महाराज, तथ्य स्पष्ट हैं। क्यों? कुबेर समझाना चाहता था, लेकिन सम्राट ने उसे घूर दिया। मैं सम्राट हूं और कोई भी मेरे फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी। कुबेर केवल अपने दांत पीस कर रह गया और सहमत हो गया। ये कुछ भी गंभीर नहीं होना चाहिए। गोली पहले ही घुल चुकी है, रणवीर इसका पता कैसे लगा सकता है? भले ही वे कारण का अनुमान लगा लें, वे गोली के प्रभावों को बेअसर नहीं कर सकते थे, और उचित स्पष्टीकरण के बिना रणवीर को अभी भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक बार जब हम इस आदमी को नियंत्रित कर लेते हैं तो उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा, अन्यथा यदि वह विरोध करता है तो यह एक बड़ी समस्या होगी। ये सोचकर कुबेर मन ही मन मुस्कुराया। दफा हो जाओ। रणवीर की ठंडी चीख ने तुरंत कुबेर को क्रोधित कर दिया। उसने अपने गुस्से को दबाया और एक तरफ हट गया। रणवीर ने हर्षवर्धन की आंखों में देखा और पाया कि उनकी पुतलियां भ्रम की भावना से भरी थीं, जैसे कि उन्हें वश में कर लिया गया हो। कुबेर कुछ देर पहले ही बाहर आया था, उसने हर्षवर्धन पर कुछ तरीके इस्तेमाल किए होंगे। हमें बस उनके शरीर की जांच करनी है। बिना एक शब्द कहे रणवीर ने तुरंत अपनी उंगलियों से हर्षवर्धन की कलाई पकड़ ली और फिर प्राण शक्ति की एक लहर उन पर छा गई, जिसने तुरंत उनके शरीर को ढक लिया और उनकी अच्छी तरह से जांच की। सब देख रहे हैं। विक्रम बेहद घबराया हुआ था। यदि प्रभु निरीक्षण के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो उनके पास गिरफ्तार होने और जांच किए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। रुद्रधाम का प्रतिष्ठित प्रभु देशद्रोह में फंसा है और कैद है।
अगर यह बात बाहर निकली तो यह निश्चित रूप से दुनिया में आग लगा देगी। प्रभाव केवल प्रतिष्ठा से कहीं आगे जाता है। कौन जानता है कि कितने राक्षस और दानव इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कूद पड़ेंगे। इसके अलावा क्या इससे कुबेर की विश्वासघाती योजना सफल नहीं होगी? और यह 8वां राजकुमार विक्रमजीत, उसका भी कुबेर के साथ कुछ चल रहा होगा। हमें उन्हें इसके साथ भागने नहीं देना चाहिए, अन्यथा पूरा साम्राज्य भारी खतरे का सामना करेगा। सम्राट शांत दिखाई दिए, लेकिन उनका दिल उथल पुथल में था। वह रणवीर को एक मौका दे रहे थे, लेकिन अंत में वह अभी भी एक उचित स्पष्टीकरण के साथ नहीं आ सका, इसलिए उन्हें जांच के लिए उसे गिरफ्तार करना पड़ा, अन्यथा जनता को समझाना मुश्किल होगा। कुबेर और राजकुमार विक्रमजीत विश्वासघाती भावों के साथ देख रहे थे। एक बार जब रणवीर के पास जांच करने के लिए कोई जानकारी नहीं होगी तो योजना सफल हो जाएगी। कोई नहीं बोला, लेकिन हर व्यक्ति के अपने विचार थे। रणवीर ने परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं। राजदूत को जहर दिया गया है। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। कुबेर के चेहरे का रंग उड़ गया। रणवीर, बकवास मत करो। राजदूत बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता है? ये जहर की वजह से है कि आप दूसरों द्वारा नियंत्रित हैं। जहां तक इस जहर के आने की बात है, आप इसे किसी और से बेहतर जानते हैं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास करना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो। कुबेर थोड़ा चिंतित हो रहा था, डर था कि कुछ गलत हो सकता है। ये सही है महाराज। रणवीर खुद को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। वह बस चीजें बना रहा है और कह रहा है कि राजदूत हर्षवर्धन को जहर दिया गया था। ये हास्यास्पद है। मेरी राय में हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। हमें उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। राजकुमार विक्रमजीत भी बोले, संकट का आभास करते हुए, आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है कि मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं, राजदूत हर्षवर्धन को जहर मुक्त करने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद रणवीर ने निर्णायक रूप से संजीवनी विद्या को सक्रिय कर दिया। उसे कुछ भी नासमझी मत करने दो। कुबेर तुरंत चिल्लाया। जी। हर्षवर्धन ने यंत्रवत उत्तर दिया और तुरंत संघर्ष करना शुरू कर दिया। सटाक। रणवीर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, हर्षवर्धन को पकड़ लिया और तुरंत उन्हें स्थिर कर दिया। रणवीर के हाथ से असीम प्राण शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित हुई, तुरंत उनके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गई और तेजी से सभी विषाक्त पदार्थों को परिष्कृत कर दिया। बुरा हुआ। कुबेर का दिल बैठ गया। उसने सबसे बुरे के लिए तैयारी की थी। कम से कम रणवीर विषाक्तता का पता लगाएगा, लेकिन इसे हल करने में असमर्थ होगा और फिर भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब रणवीर ने वास्तव में हर्षवर्धन को जहर मुक्त करना शुरू कर दिया है। यदि सफल रहा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। महाराज, रणवीर हर्षवर्धन को मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहा है। हमें उसे रोकना होगा। इतना कहने के बाद कुबेर ने सम्राट की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की और रणवीर की ओर दौड़ा। वह उसे पहले मारना चाहता था, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वार का विरोध नहीं कर सकते। रणवीर ने उपहास किया और तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरे रास्ते से हट जाओ। एक ही शक्तिशाली मुक्के के साथ उसने भारी बल का प्रयोग किया। बैंग! अचानक एक जोरदार विस्फोट ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। कुबेर तुरंत उड़ता हुआ गया, खून की एक धार थूकते हुए। वह बहुत पहले ही घायल हो चुका था और अमृत के साथ उसने जो शारीरिक शक्ति प्राप्त की थी वह उसके चरम पर होने के करीब भी नहीं थी। वह रणवीर के एक मुक्के का भी सामना नहीं कर सका। हिस! राजकुमार विक्रमजीत की सांसें अटक गईं। उसे लगा कि कुबेर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे एक ही मुक्के से उड़ा दिया गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। क्या हो रहा है? यह महसूस करते हुए वो तुरंत घबराहट में चिल्लाया, सभी शाही रक्षक मेरा आदेश सुने। रणवीर को तुरंत गिरफ्तार करें। हालांकि पूरी शाही गारद 1 इंच भी नहीं हिली। क्या आप मेरी ओर से आदेश दे रहे हैं? सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा। महाराज, अगर हम अभी कार्य नहीं करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। रणवीर राजदूत हर्षवर्धन को मारने जा रहा है। राजकुमार विक्रमजीत ने चिंता से कहा। बहुत देर हो चुकी है। रणवीर ने अचानक कहा। ऐसा नहीं था कि उसने राजदूत हर्षवर्धन को मार डाला, बल्कि यह कि हर्षवर्धन पहले ही होश में आ चुके थे। वह पल भर के लिए भ्रमित थे, लेकिन अपने सामने वाले व्यक्ति को देखकर वह तुरंत चिल्लाए, प्रभु भागो! कुबेर मुझे फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। एक वाक्य ने वहां मौजूद सभी को हैरान और अनिश्चित छोड़ दिया। सब ठीक है, वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता और सम्राट भी यहाँ हैं। रणवीर ने कहा। क्या सम्राट भी यहाँ हैं? हर्षवर्धन ने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा और जैसे उन्होंने अपने समर्थन के स्तंभ को देखा हो, उन्होंने तुरंत सिर झुकाया और अपना सम्मान दिया। प्रणाम महाराज। राजदूत, वास्तव में क्या हो रहा है? सम्राट पूछने से खुद को रोक नहीं सके। अध्याय 485, सच्चाई का खुलासा, उत्तर अरण्य महानाग। जी। हर्षवर्धन ने तुरंत सिर हिलाया और जल्दी से स्थिति को समझाया।
रणवीर से विदा लेने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और राष्ट्र रक्षा दल द्वारा यहाँ लाया गया, जो रणवीर को फंसाने के लिए उनका उपयोग करना चाहते थे। मैंने बस उन्हें एक और गोली दी और फिर मुझे लगा कि मेरा दिमाग नियंत्रित किया जा रहा है और मैं कुछ और नहीं जानता। ये सुनने के बाद सभी हैरान रह गए। सम्राट समर ने डर की एक लहर महसूस की। सौभाग्य से उन्होंने तब कोई कदम नहीं उठाया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। सम्राट गुस्से में आ गए। कुबेर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रक्षकों, इसे पकड़ लो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। शाही रक्षक तुरंत हरकत में आ गए। वे सभी योद्धा थे और उनकी दबंग आभा ने उन्हें स्वर्गीय सैनिकों और जनरलों जैसा बना दिया। धत्तेरे की। कुबेर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि वह चतुर है और उसने आखिरी चाल की योजना पूरी तरह से बनाई है। उसने रणवीर का मजाक भी उड़ाया कि वह बहुत छोटा है और उससे लड़ने के योग्य नहीं है। नतीजतन उन्हें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उनकी सभी योजनाएं रणवीर के लिए किसी काम की नहीं थीं। रणवीर, रणवीर, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम आज मरो। कुबेर बेतहाशा चिल्लाया और उसने एक हथेली से उस पर वार किया। उसका खून उबल रहा था। तुम वह हो जो वास्तव में मरने वाला है, रणवीर ने जोर देकर कहा, एक मुक्का फेंकते हुए। बैंग। टक्कर तात्कालिक थी। एक अचानक बाढ़ की तरह असीम गति के साथ बह रही थी। सब लोग बाहर निकलो, रणवीर गुस्से में चिल्लाया। सब चले गए। कड़क। युद्ध के मैदान के केंद्र से अचानक टूटने की आवाज आई। रणवीर के मुंह से कुबेर का हाथ कुचल गया और खून की धुंध में विस्फोट हो गया। शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके शरीर को तबाह कर दिया, जैसे कि उस पर अनगिनत पत्थरों की बौछार की जा रही हो। पच पच पच। कुबेर ने तुरंत खून की उल्टी कर दी। मरो। रणवीर ने अपना अंतिम मुक्का मारा और कुबेर के जमीन पर गिरने से पहले ही उसे उसकी छाती में दे मारा। बूम। एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ अनगिनत पसलियां टूट गईं, छाती धंस गई और कपड़े तुरंत राख में बदल गए। लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में अचानक कुबेर के शरीर से एक लाल बत्ती फूटी। कपड़ों के राख में बदलने के बाद उसके शरीर पर एक रक्तिम कवच दिखाई दिया। ये कवच ही था जिसने कुबेर की रक्षा की, अन्यथा उसका शरीर एक ही मुक्के से टुकड़ों में बिखर गया होता। मरो। रणवीर ने अपनी सारी प्राण शक्ति इकट्ठी कर ली, जो एक धार की तरह उसकी बांह से बाहर निकल गई। चटाक। रक्तिम कवच एक पल के लिए टिका रहा और फिर टुकड़ों में विस्फोट हो गया। अंत में रणवीर के मुक्के ने कुबेर को हवा में उड़ा दिया। धड़ाम। यह एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ जागीर के मुख्य हॉल में जा गिरा, जिसके बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरी इमारत पल भर में बिखर गई, धूल के गुबार में। क्या वह मर गया? राजकुमार विक्रमजीत का दिल बैठ गया। उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। ये राष्ट्र रक्षा दल का प्रमुख था। वह वास्तव में रणवीर द्वारा मारा गया था। ये भयानक है। सम्राट और उनके दल को भी बेहद आश्चर्य हुआ कि शाही महल ने राष्ट्र रक्षा विभाग के साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार क्यों किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्र रक्षा दल बहुत शक्तिशाली है कि साम्राज्य इसके साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन अब राज्य सुरक्षा विभाग का प्रभारी व्यक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसका शाही महल भी सम्मान करता था, रणवीर द्वारा एक ही मुक्के से मारा गया है। अविश्वसनीय। जाओ और देखो कि क्या वह वास्तव में मर गया है, सम्राट समर ने आदेश दिया। कई शाही रक्षक तुरंत ढह चुकी इमारत की ओर बढ़े। वापस आ जाओ। जैसे ही रणवीर ने देखा, वह गुस्से में चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है। गड़गड़ाहट। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ईंटें और टाइलें हर जगह उड़ गईं। उफ। वे शाही रक्षक टकराए और तुरंत मारे गए। केवल खून की एक फुहार बची। कुबेर अभी नहीं मरा है। सभी को तुरंत इसका एहसास हो गया। रणवीर, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। एक चुभने वाली उग्र दहाड़ गूंजी। बूम। कुबेर पल भर में खंडहर से बाहर निकल आया। एक दानव राजा की तरह हवा में मंडराता हुआ। उसका शरीर खून से लथपथ था, विशेष रूप से उसकी छाती, जो लगभग मुड़ी हुई थी। रणवीर के मुक्के ने उसकी सारी पसलियां तोड़ दी थीं, उसका मांस फाड़ दिया था और यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंगों को भी उजागर कर दिया था। वास्तव में एक चौंकाने वाला दृश्य। ये बूढ़ा वास्तव में मार सहने की ताकत रखता है। विक्रम ने अपनी जीभ चटखाई। इस तरह घायल होने के बावजूद वह अभी भी चिल्ला सकता था। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सभी बिना कफन दफन के मरो। कुबेर अचानक दहाड़ा। उसके हाथों ने अचानक मुद्राएं बनाई और जागीर के चारों कोनों की ओर जमकर विस्फोट किया। सन सन। कुल 4 जादुई मुहरें लगाने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई सील टूट गई हो। गड़गड़ाहट। पूरा उत्तर अरण्य भवन तुरंत हिल गया। पीछे हटो, सब पीछे हटो। रणवीर तुरंत चिल्लाया। उसे संकट का बहुत गहरा एहसास था। कुछ बड़ा होने वाला था। सबने विला छोड़ दिया। जैसे ही सब जाने वाले थे, बूम, एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और जागीर में तुरंत विस्फोट हो गया। सबने ऊपर देखा। विला के नीचे पत्थरों के मोटे ढेर से बना एक विशाल भूमिगत स्थान है। अभी डाली गई 4 जादुई मुहरें इस भूमिगत पत्थर कक्ष को खोलने के लिए थीं। रणवीर की नज़र पत्थर के कक्ष पर टिकी थी।
वहां से संकट की एक मजबूत भावना निकल रही थी, जैसे कि अंदर कुछ खतरनाक छिपा हो। आओ। तभी पत्थर के कक्ष से एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ आई, जैसे ड्रैगन की चीख हो, और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। हर कोई दर्द में लग रहा था और झटके से कई लोगों के कानों से खून भी बह रहा था। वह कैसी आवाज है? ये भयानक है। क्या उत्तर अरण्य भवन के नीचे कोई खूंखार जानवर कैद हो सकता है? हर कोई कयास लगा रहा था। अब बाहर आ जाओ, कुबेर दहाड़ा। बूम! अगले ही सेकंड एक विशाल परछाई अचानक भूमिगत पत्थर कक्ष से बाहर निकली। हे भगवान, वह क्या है? हर कोई दंग रह गया, उनकी आंखों में दहशत भर गई। वह विशाल परछाई वास्तव में एक प्राणी थी जो एक विशाल अजगर या ड्रैगन जैसा दिखता था, और यह बेहद खूंखार दिख रहा था। अकेले उसका सिर एक घर के आधे आकार का था और उसकी एक जोड़ी चमकदार लाल आंखें थीं, जैसे बड़ी लाल लालटेन। उसका पूरा शरीर काले तराजू से ढका हुआ था, जो एक काली रोशनी से झिलमिला रहा था, जैसे कि वह काले लोहे से बना हो, जिससे किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। हिस! ये चीज देखकर अनगिनत लोगों की सांसें थम गईं। आखिर यह क्या है? हर कोई भयभीत था। जो उन्होंने देखा उससे पूरी तरह से डर गया था। प्रभु, क्या वह विशाल अजगर है या कोई पौराणिक ड्रैगन? विक्रम भी चौंक गया था। ये पहली बार था जब उसने ऐसा दृश्य देखा था, और ये बर्फानी क्षेत्र में देखे गए हिमभेड़िया से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। यह एक नाग जैसा दिखता है। रणवीर ने फैसला किया। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। ये पहली बार था जब उसने ऐसा दृश्य देखा था और उसका दिल उथल पुथल से भरा था। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार ड्रैगन एक ऐसा प्राणी है जो मछली और सांप जैसे सभी जलीय जानवरों से बनता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को खा जाते हैं और अंततः उनकी साधना का स्तर बढ़ने पर उभर आते हैं। एक बार जब आप स्वर्ग और पृथ्वी के क्लेश से बच जाते हैं, तो आप एक असली ड्रैगन में बदल सकते हैं। ये सब केवल अनौपचारिक ऐतिहासिक वृतांत और किंवदंतियां हैं। मैंने आज अपनी आंखों से उन्हें देखने की उम्मीद नहीं की थी। रणवीर को अचानक एहसास हुआ कि राष्ट्र रक्षा दल का पूर्ववर्ती दानव दमन दल था, जिसे 1000 साल पहले एक निश्चित राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था, और यह राक्षसों को भगाने के लिए समर्पित था। क्या ये हो सकता है कि उसे उस समय दानव दमन दल द्वारा वश में किया गया था? ये भयानक है। 1000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तुम सही कह रहे हो, यह एक नाग है और बहुत ही खूंखार। इसने 1000 साल पहले उत्तर अरण्य के सुदूर उत्तर पर कब्जा कर लिया था और मेरे राष्ट्र रक्षा दल के पूर्वजों द्वारा यहाँ वश में किया गया और दबा दिया गया था। इसी तरह हमारे सुरागों को छिपाने के लिए उत्तर अरण्य भवन बनाया गया था, कुबेर ने दृढ़ता से कहा। जैसा कि उम्मीद थी, रणवीर का दिल बैठ गया। बाकी लोग पूरी तरह से डर गए थे। अब तुम सब मरोगे, उत्तर अरण्य महानाग, इन्हें खा जाओ, कुबेर तुरंत चिल्लाया। अध्याय 486, उत्तर अरण्य ड्रैगन के खिलाफ खूनी संघर्ष। रोर रोर रोर! उत्तर अरण्य ड्रैगन ने एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ लगाई और पलक झपकते ही पत्थर की गुफा से बाहर उड़ गया। तभी उसका पूरा शरीर दिखाई दिया, जो कई मीटर लंबा और बेहद विशालकाय था। उसके पेट से 2 पैर निकल आए थे और अब वह काफी हद तक एक असली ड्रैगन जैसा लग रहा था। हफ हफ! जैसे ही उत्तर अरण्य ड्रैगन ने आसमान में उड़ान भरी, एक भयानक आंधी चलने लगी, काले बादल छा गए और बिजलियां कड़कने लगीं। उसने तो मानो जमीन और आसमान में प्रलय ही ला दी थी। सांसें थाम देने वाला मंजर। आओ! अपनी पूरी ताकत और खौफनाक इरादों के साथ उत्तर अरण्य ड्रैगन एक ही पल में उनकी ओर झपटा। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, नुकीले दांत चमक रहे थे और उससे एक खून की प्यासी आभा निकल रही थी। यह नजारा देखकर हर कोई सन रह गया। सबके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। भला ऐसा खौफनाक मंजर किसने देखा था? ये तो चमत्कार ही था कि वे डर के मारे लकवाग्रस्त नहीं हुए। विक्रम, सबकी रक्षा करो, रणवीर रायचंद ने तुरंत आदेश दिया। वे शाही रक्षक इतनी बड़ी मुसीबत के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। जी, विक्रम ने तुरंत हामी भरी। उसने फौरन सबको चिल्लाकर कहा, सब लोग दूर हट जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ। तभी सबको होश आया कि क्या हो रहा है और वे जल्दी से उस इलाके से दूर भागने लगे। ठीक उसी पल रणवीर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उत्तर अरण्य ड्रैगन पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। धड़ाम! वह शक्तिशाली मुक्का ड्रैगन के सिर पर लगा, जिससे एक भारी गूंज पैदा हुई। रणवीर को ऐसा लगा जैसे उसने किसी चट्टान पर हाथ दे मारा हो, एक अटूट ताकत। आओ! उत्तर अरण्य ड्रैगन तुरंत गुस्से से पागल हो गया और उसकी पूंछ ने बेमिसाल क्रूरता के साथ नीचे की ओर वार किया। रणवीर ने बचाव के लिए तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया। बूम! एक और दबी हुई भारी आवाज सुनाई दी। रणवीर का खून और प्राण शक्ति उबल पड़ी और वह हवा में पीछे की ओर उड़ता हुआ गया और अंत में जमीन पर जा गिरा। मालिक, आप ठीक तो हैं? विक्रम ने चिंता से पुकारा। कुछ नहीं हुआ, रणवीर ने संक्षेप में जवाब दिया, अपनी बाहों को खींचते हुए। सिर्फ उसे रोकने भर से ऐसा लगा जैसे किसी विशाल पत्थर से टक्कर हो गई हो। अगर मेरी साधना इतनी मजबूत न होती तो उसकी पूंछ के सिर्फ एक वार से मेरा कचूमर निकल जाता।
रणवीर रायचंद, इस उत्तर अरण्य ड्रैगन के पास शक्ति अधिपति स्तर की ताकत है। तुम इसका सामना नहीं कर सकते, बस इसके निवाले बनने का इंतजार करो। महामंत्री कुबेर ने उत्साह से चिल्लाया। रोर। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उत्तर अरण्य ड्रैगन फिर से निकल पड़ा। उसका विशाल शरीर शून्य को चीरता हुआ और बेहिसाब हवा और बादलों को हिलाता हुआ आगे बढ़ा। हिस, शक्ति अधिपति स्तर। ये सुनते ही हर कोई डर से कांप उठा। ये तो स्नो वुल्फ किंग से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। विक्रम ने आश्चर्य में अपनी जीभ दबा ली। हालांकि मंदिर के मालिक इसे संभाल लेंगे, है न? उसने आत्मविश्वास से सोचा। हफ। उत्तर अरण्य ड्रैगन पलक झपकते ही रणवीर के सामने आ धमका, अपने साथ एक सड़ी हुई बदबू लेकर। रणवीर बिल्कुल निडर लग रहा था। इसकी युद्ध शक्ति भले ही शिखर के बराबर हो, लेकिन आखिर है तो यह एक दानव पशु ही। इसकी तुलना एक सच्चे इंसानी माहिर से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए युद्ध कला कौशल, तकनीकों आदि के मामले में वे अतुलनीय हैं। बेशक राक्षसों की भी अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं जिनका इंसान मुकाबला नहीं कर सकते, जैसे कि ताकत, कुछ दानव पशु और उनकी अपनी जन्मजात अलौकिक क्षमताएं। बिना एक शब्द कहे रणवीर ने रिकोदर तलवार को थाम लिया और हवा में उछलते हुए वार कर दिया। बूम। तलवार के एक ही वार से उसने उत्तर अरण्य ड्रैगन के सिर पर सीधा प्रहार किया। खन। उससे तुरंत एक धात्विक विस्फोटक आवाज पैदा हुई। उत्तर अरण्य ड्रैगन को ढके हुए शल्क अविश्वसनीय रूप से सख्त थे, मानो काले लोहे से बने हों। यही कारण था कि मेरे मुके ने इसे चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि इसके मोटे शल्कों ने उसे रोक लिया था। सिजल। धारदार ब्लेड ने काले शल्कों पर चिंगारियां छोड़ दी। न केवल इसे कोई नुकसान हुआ, बल्कि ब्लेड से टकराकर वापस आई शॉकवेव ने रणवीर की बांह को सुन्न कर दिया। वह अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया और बोला, इतने सख्त शल्क, अगर हम इन्हें उखाड़ सके तो इनसे एक बेहतरीन कवच बन सकता है। तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम उत्तर अरण्य ड्रैगन का खाना बनने वाले हो और तुम अभी भी उसके शल्कों का लालच कर रहे हो। महामंत्री कुबेर ने गुस्से में कहा, तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। ये सिर्फ एक जानवर है, यह मुझे नहीं मार सकता। रणवीर ने ताना मारा, फिर से ताकत लगाते हुए, और तेज धार वाली तलवार से तुरंत बेहिसाब हत्यारी मंशा फूट पड़ी। क्लिक। आखिरकार एक शल्क कटकर अलग हो गया। लेकिन ठीक उसी पल उत्तर अरण्य ड्रैगन ने अपनी पूंछ से बेमिसाल क्रूरता के साथ नीचे वार किया। रणवीर अपना सबक सीख चुका था और पहले से तैयार था। स्विश। एक तेज हरकत के साथ वह चकमा देकर दूर हट गया। ड्रैगन की पूंछ अपने निशाने से चूक गई और रणवीर ने मौका पाते ही उसके पेट में एक मुक्का जड़ दिया। धड़ाम। ताकत इतनी जबरदस्त थी, मानो कोई उल्कापिंड गिर रहा हो, जिसने उसके पेट पर प्रहार किया और तुरंत उसे अंदर की ओर धंसा दिया। चटक चटक। शल्क तुरंत चटक गए और लगभग फट गए। उसका विशाल शरीर पहले ही पल में हवा में उड़ गया, दर्द से तड़पते हुए हवा में मुड़ता और घूमता रहा और गुस्से भरी दहाड़ें मारने लगा। हे भगवान! रणवीर ने एक ही मूके में उस दानव ड्रैगन को हवा में उड़ा दिया। राजदूत हर्षवर्धन पूरी तरह हैरान थे। सम्राट और पास खड़े अन्य लोग भी हक्के बक्के रह गए। रणवीर बहुत ही खूंखार है। पेट एक कमजोर बिंदु है। रणवीर की आंखें तुरंत चमक उठीं। अभी स्थिति तलवार का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए मैंने मुक्का मारा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सीधे उन सख्त शल्कों को तोड़ देगा। अगर मैं व्रिकोदर तलवार का उपयोग करूं, तो क्या मैं इसे सीधे भेद नहीं पाऊंगा? इस विचार के साथ रणवीर ने तुरंत कार्रवाई की, व्रिकोदर तलवार को थामे हुए और हमले का जवाब देने के लिए पहल की। आओ! उत्तर अरण्य ड्रैगन ने आसमान की ओर दहाड़ लगाए और सामने से रणवीर पर झपटा। हालांकि टक्कर के समय रणवीर ने अपनी मूवमेंट तकनीक का उपयोग करते हुए फिर से चकमा दे दिया। उत्तर अरण्य ड्रैगन का निशाना तुरंत चूक गया। यही उत्तर अरण्य ड्रैगन का नुकसान है। हालांकि इसमें शक्ति अधिपति स्तर के बराबर युद्ध शक्ति है, लेकिन इसका शरीर बहुत विशाल है और इसकी फुर्ती इंसानी दिग्गजों की तुलना में बहुत कम है। जैसे ही उत्तर अरण्य ड्रैगन पलटा, उसका पेट रणवीर के सामने आ गया। रणवीर की आंखों में तुरंत हत्यारी मंशा कौंध गई। मौका आ गया है। व्रिकोदर तलवार बिजली की तेजी से निकली और सीधे ड्रैगन के पेट पर जा लगी। पफ! शल्क तुरंत बिखर गए और फिर तलवार मांस में घुस गई। हालांकि जब तलवार की ऊर्जा ने शल्कों को तोड़ा तो बहुत कम ऊर्जा बची थी और चून की मांस बहुत सख्त था, ये पूरी तरह से आर पार नहीं हो पाए। लेकिन कम से कम ये साबित हो गया कि उत्तर अरण्य ड्रैगन की भी कमजोरियां हैं। लग गई। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह बेहद उत्साहित था। बाकी समूह भी उत्साहित दिख रहा था। केवल राजकुमार विक्रमजीत के चेहरे पर एक खूंखार भाव था। वह चुपके से दांत पीस रहा था और दुआ कर रहा था कि रणवीर जल्दी मर जाए। रणवीर ने तलवार नहीं निकाली, बल्कि अपनी प्राण शक्ति डालना जारी रखा और अंदर की ओर चीरता रहा। वह हवा में पागलों की तरह उड़ रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह उत्तर अरण्य ड्रैगन के ऊपर सवारी कर रहा हो। मारो, मारो, खत्म कर दो। रणवीर अपनी शक्ति लगाता रहा। बेहद हिंसक हो गया और उसके पूरे शरीर से रोशनी निकल रही थी।
रॉर, उत्तर अरण्य ड्रैगन गुस्से से पागल हो गया, उसका विशाल शरीर हवा में हिंसक रूप से लौट रहा था। ड्रैगन बहुत मजबूत था, इसलिए रणवीर को अपनी वृकोदर तलवार निकालनी पड़ी, वरना वह हमले की चपेट में आ जाता। सिजल, लंबी तलवार खींची गई और उसके साथ ही भारी मात्रा में खून का फव्वारा फूट पड़ा। लानत है, महामंत्री कुबेर का चेहरा बिगड़ गया, वह आग बबूला था। उस कमीने ने सच में उत्तर अरण्य ड्रैगन को घायल कर दिया। इसे अभी निगल जाओ, वह जोर से चिल्लाया, उसका बस चलता तो वह खुद ऊपर चला जाता। रॉर, उत्तर अरण्य ड्रैगन ने दहाड़ लगाए और रूप बदला, अपना खून जैसा लाल जबड़ा खोलकर रणवीर को निगलने के लिए बढ़ा। स्विश, रणवीर ने सीधे मुकाबले से परहेज किया, अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए चकमा दिया और फिर तुरंत वृकोदर तलवार के साथ उत्तर अरण्य ड्रैगन के पेट पर हमला जारी रखने का मौका तलाशने लगा। पफ, एक और तलवार का वार सटीक बैठा, शल्कों को चीरते हुए और तुरंत मांस में घुसते हुए। छपाक छपाक छपाक, हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। रॉर, उत्तर अरण्य ड्रैगन पूरी तरह से पागल हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत से रणवीर पर हमला कर दिया। हालांकि रणवीर ने उसी तरीके का पालन किया, लगातार चकमा देता रहा और वार करने का मौका तलाशता रहा। लेकिन चीजें हमेशा आसानी से नहीं होती। कई मौकों पर उन्हें उत्तर अरण्य ड्रैगन का आमने सामने सामना करना पड़ा और स्थिति बेहद खतरनाक थी। अध्याय 487, एक मुके में उत्तर अरण्य ड्रैगन चकनाचूर। बैंग बैंग बैंग, लगातार कई टक्करों के बाद रणवीर और उत्तर अरण्य ड्रैगन के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। रणवीर ने उत्तर अरण्य ड्रैगन के पेट को घायल कर दिया, लेकिन वह खुद भी टक्कर में बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे उसका खून और प्राण शक्ति हिंसक रूप से उबलने लगी। पफ, तभी रणवीर ने एक और तलवार के वार से उत्तर अरण्य ड्रैगन के पेट पर प्रहार किया, जिससे तुरंत हर तरफ खून की बारिश हो गई। धड़ाम, लेकिन तभी एक दबी हुई भारी आवाज के साथ उसे ड्रैगन की पूंछ ने दूर फेंक दिया। बूम, वह तुरंत जमीन पर आ गिरा और उसके मुंह के कोने से अचानक खून की एक धार बह निकली। लगातार टक्करों ने अंदरूनी चोट पहुंचा दी है। आखिरकार उत्तर अरण्य ड्रैगन की युद्ध शक्ति एक बेमिसाल अस्तित्व के बराबर है। रणवीर का अब तक उसका सामना कर पाना ही अपने आप में अविश्वसनीय है। शाकाल और रक्त असुर की पिछली हत्याएं अपवाद थीं। हा, रणवीर, आखिरकार तुम और टिक नहीं पाए, है ना? अब तुम मरोगे, महामंत्री कुबेर ने अहंकार से हंसते हुए कहा। उत्तर अरण्य ड्रैगन, इसे खा जाओ। रॉर, उत्तर अरण्य ड्रैगन समझ गया और तुरंत रणवीर की ओर खूंखार तरीके से झपटा। रणवीर, संभल कर, सम्राट और राजदूत हर्षवर्धन दोनों चिल्लाए, उनके चेहरे चिंता से भरे थे। मालिक, विक्रम हिला और उनकी ओर दौड़ा। स्विश, रणवीर ने तुरंत अपना हाथ उठाया। विक्रम अपने रास्ते में ही रुक गया। सिजल, रणवीर ने अपने बगल में वृकोदर तलवार को जमीन में गाड़ दिया और हर तरफ चिंगारियां उड़ गईं। इस हरकत ने सबको चौंका दिया। इस तलवार की शक्ति सभी के सामने है। अब घायल होने पर उस दुष्ट ड्रैगन के हमले का सामना करते हुए रणवीर ने अपनी तलवार नीचे रख दी। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लड़ाई छोड़ दी है? हर कोई हैरान लग रहा था। सिर्फ विक्रम को कुछ सूझा, क्या ऐसा हो सकता है कि मालिक, ये सब यहीं खत्म होता है? रणवीर ने उत्तर अरण्य ड्रैगन को घूरते हुए धीरे से अपना मुंह खोला और बोला, हाँ, ये खत्म हो गया है, क्योंकि तुम मरने वाले हो उत्तर अरण्य ड्रैगन द्वारा जिंदा चबाए जाने के लिए। रुद्रधाम का मालिक गिर गया है, महामंत्री कुबेर ने अहंकार से कहा, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। उस तलवार का उपयोग करके वह कम से कम कुछ देर के लिए रोक सकता था, लेकिन अगर उसने तलवार नीचे रख दी तो क्या रणवीर अपनी मौत को दावत नहीं दे रहा? आओ, उत्तर अरण्य ड्रैगन बेमिसाल शक्ति लिए हुए अपना खून जैसा लाल जबड़ा खोलकर तुरंत रणवीर के सामने आ धमका। उस भयानक आभा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उत्तर अरण्य ड्रैगन की तुलना में रणवीर बहुत तुच्छ था, वह एक निवाले के लायक भी नहीं था। शाही रक्षकों, मेरा आदेश सुनो, अपनी पूरी ताकत से रणवीर की रक्षा करो, सम्राट ने तुरंत चिल्लाकर कहा। उनका दिल बेचैनी से भरा था। राजदूत हर्षवर्धन भी उतने ही बेचैन थे, उनका दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। रुकिए, विक्रम ने तुरंत चिल्लाया। रुको क्यों? पलक झपकते ही रणवीर उत्तर अरण्य ड्रैगन द्वारा निगला जाने वाला था। स्विश, उसी क्षण रणवीर की आंखों में अचानक एक ठंडी और भयंकर आभा फूट पड़ी और उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह आगे की ओर गोली की रफ्तार से निकला। अष्टदिशा विद्रोह प्रहार। अचानक एक ठंडी ललकार पूरे आसमान और जमीन में गूंज उठी। बूम, रणवीर ने एक मुक्का मारा जिसमें अपार शक्ति इकट्ठा थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो, बेतहाशा, दबंग और अजेय। मुट्ठी की सतह पर पंच का बल हवा की एक धारा में संघनित हो गया, जो गरजते हुए शून्य को चकनाचूर कर रहा था। उस पल सबकी आंखों में बस वह मुक्का रह गया। ऐसा लग रहा था मानो और कुछ अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि उस मुक्के की ताकत आसमान और जमीन को डराने के लिए काफी थी, जिसमें दुनिया बनाने की शक्ति थी। रणवीर इस पल का इंतजार कर रहा था, लगातार उत्तर अरण्य ड्रैगन को थका रहा था।
हालांकि अष्टदिशा विद्रोह प्रहार शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है और कोई भी कम समय में केवल एक ही मुक्का मार सकता है। मैंने इससे पहले एक बार प्राचीन शहर की दीवार पर इस्तेमाल किया था और मेरी आंतरिक ऊर्जा अभी तक अपने चरम पर नहीं लौटी है। अगर इस मुक्के का उपयोग शुरू से ही उत्तर अरण्य ड्रैगन के खिलाफ किया जाता तो यह निश्चित रूप से इसे एक ही वार में नहीं मार पाता और फिर इसे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा बहुत कम आंतरिक ऊर्जा बचे होने के कारण वह नुकसान की स्थिति में होता। इसलिए रणवीर ने छापामार रणनीति अपनाई, उत्तर अरण्य ड्रैगन को तब तक लहूलुहान करता रहा जब तक कि वह थक न गया और फिर इस मुक्के का उपयोग करने का मौका ढूंढा। और यह पूरी तरह से आश्चर्य के तहत हुआ। अष्टदिशा विद्रोह प्रहार सरल और क्रूर है। एक ही मुक्के से यह 8 दिशाओं को हिला देता है और ईश्वरीय नियमों को चुनौती देता है। धड़ाम। उत्तर अरण्य ड्रैगन के खिलाफ ये सीधा मुक्का उसके सख्त शल्कों के लिए बहुत भारी पड़ा। उसका मांस तुरंत फट गया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। आओ। उत्तर अरण्य ड्रैगन ने एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ लगाई। उसका शरीर हवा में मुड़ गया। वह अपनी पूरी ताकत से रणवीर की ओर बढ़ रहा था, जबकि रणवीर सीधे हमला कर रहा था। उस पल में प्रभाव बल अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। मर जा, रणवीर चिल्लाया जैसे उसके हाथ से और भी तलवारें उड़ रही हों। बैंग। एक आखिरी मुक्के के साथ उसने उत्तर अरण्य ड्रैगन का सिर चकनाचूर कर दिया और फिर मुक्के के प्रभाव से उसका पूरा शरीर इंच इंच करके बिखर गया। बैंग बैंग बैंग। विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी क्योंकि उत्तर अरण्य ड्रैगन हवा में पूरी तरह से बिखर गया। छपाक। दृश्य पर खून की बारिश हो रही थी। खून में प्रतिबिंबित रणवीर एक बेमिसाल दानव देवता की तरह लग रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और घूमते हुए खून के बीच एक गोल वस्तु को पकड़ लिया जो एक अंडे के आकार की थी, जो उत्तर अरण्य ड्रैगन के अंदर थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक दानव पशु का अंतर शक्ति केंद्र होना चाहिए। मैंने सुना है कि कुछ शक्तिशाली दानव जानवरों के शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज विकसित हो जाती है। रणवीर ने एक शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस किया जो निश्चित रूप से एक अच्छी चीज होनी चाहिए और तुरंत इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस समय हर कोई अपने सामने के दृश्य को घूर रहा था। उनके मुंह खुले हुए थे, पूरी तरह से हक्के बक्के। इतने भयानक ड्रैगन को रणवीर ने सचमुच एक ही मुक्के से टुकड़े टुकड़े कर दिया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल खौफनाक है। एक मुक्का और ड्रैगन खत्म। ये लड़ाई निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज की जाएगी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वही मुक्का हो सकता है जिसने वायु वज्रव्यूह को तोड़ा था? यह इतना शक्तिशाली क्यों है? ये कौन सी मुक्का तकनीक है? महामंत्री कुबेर सन्न रह गया। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। वह एक उत्तर अरण्य ड्रैगन था। हजारों साल पहले जब राष्ट्र रक्षा दल अभी भी दानव दमन दल था, तब शक्तिशाली पूर्वजों द्वारा सुदूर उत्तर में एक ड्रैगन को दबा दिया गया था। इतने सालों की साधना के बाद उत्तर अरण्य ड्रैगन की ताकत और भी भयानक हो गई है। ये रणवीर को पूरा निगल सकता था, लेकिन पलक झपकते ही रणवीर ने मुक्का मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये बिल्कुल भयानक है। नहीं, यह एक भ्रम होना चाहिए। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कुबेर दहाड़ा। इस दृश्य ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। तुम्हें विश्वास करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। उत्तर अरण्य ड्रैगन को मारने के बाद रणवीर एक पल में कुबेर की ओर लपका। अब तुम्हारी बारी है। रणवीर को अपनी ओर आते देख उससे निकलने वाली जबरदस्त आभा के तहत कुबेर को तुरंत होश आया। रणवीर, मेरे प्राचीन लोक में लोग हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। भले ही प्राचीन लोक तुम्हारा हो, मैं आज तुम्हें ऊपर भेज रहा हूं। रणवीर ने जोर से चिल्लाया और तुरंत अपनी मुट्ठी घुमा दी। हिस। कुबेर ने तुरंत सांस खींची। भले ही रणवीर ने अष्टदिशा विद्रोह प्रहार का उपयोग नहीं किया था, लेकिन यह उसे डराने और एक गहरा खौफ छोड़ने के लिए काफी था। उसे प्राचीन लोगों की भी परवाह नहीं है। यह आदमी पागल हो गया है। ये सच में पागल हो गया है। स्विश। ये जानते हुए कि उसका अंत निश्चित है, कुबेर ने तुरंत अपनी जेब से एक तिलिस्मी कवच निकाला और तुरंत उसमें अपनी प्राण शक्ति डाल दी। अरे नहीं, वह प्राचीन लोक को सूचित करने वाला है। सम्राट ने तुरंत चिल्लाया। धड़ाम। तभी रणवीर ने मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ कुबेर तुरंत खून की धुंध में बदल गया। लेकिन ठीक उसी पल जब वह मरा, प्राण शक्ति द्वारा तिलिस्मी कवच प्रज्वलित हो गया, जो प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। सब खत्म। संकेत भेज दिया गया है। सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। क्या राष्ट्र रक्षा दल को प्राचीन लोक का समर्थन प्राप्त है? रणवीर ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत ठंडी सांस ली। जाओ और उन्हें सूचित करो। हमने पहले भी प्राचीन लोक के लोगों को मारा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही रणवीर ने बोलना समाप्त किया, उसने वृकोदर तलवार को कसकर पकड़ा और राष्ट्र रक्षा दल के बचे हुए सदस्यों पर हमला करने के लिए मुड़ गया। कुबेर मर चुका है और राष्ट्र रक्षा दल के बचे हुए सदस्यों को भी अपने रास्ते पर होना चाहिए। उसने कहा था कि वह आज राष्ट्र रक्षा दल को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा। जो कहा सो किया। अध्याय 488।
राष्ट्र रक्षा दल अब अस्तित्व में नहीं है। गद्दी हड़पने की जुर्रत, मौत। पफ पफ पफ, एक पल में दबी हुई भारी आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। इससे पहले कि राष्ट्र रक्षा दल के ये सदस्य अपने सदमे से उबर पाते, वे रणवीर की तलवार से मारे गए। पलक झपकते ही दर्जनों सदस्यों में से सभी खत्म हो गए। इसमें 2 बुजुर्ग भी शामिल हैं जो कनिष्ठ शक्ति ब्रह्म स्तर पर हैं। रणवीर की तलवार के नीचे ये साधना स्तर किसी देवता या राजा से अलग नहीं था, एकमात्र नियति मृत्यु थी। राष्ट्र रक्षा दल आज से अस्तित्व में नहीं रहेगा। जब रणवीर ने अपनी तलवार म्यान में रखी और एक ठंडी ललकार लगाई तो सम्राट और अन्य लोग अचानक जाग गए। उसने एक मुक्के से उत्तर अरण्य ड्रैगन को चकनाचूर कर दिया और राज्य प्रमुख कुबेर को मार डाला। इन 2 चीजों ने ही सबको अवाक कर दिया था। रणवीर को ये घोषणा करते हुए सुनकर कि राष्ट्र रक्षा दल अब नहीं रहा, हर कोई पल भर के लिए सुन्न रह गया। वह सर्वोच्च संस्था जो 1000 साल से आर्यावर्त में खड़ी थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसने बाद की कई पीढ़ियों के सम्मान को नियंत्रित किया था, रणवीर ने अकेले ही उसे पूरी तरह से कुचल दिया। शाही महल के लिए यह निश्चित रूप से युग निर्माण महत्व की एक बहुत बड़ी घटना थी। राजकुमार विक्रमजीत, राष्ट्र रक्षा दल नष्ट हो चुका है। क्या हमें आपके साथ हिसाब बराबर नहीं करना चाहिए? रणवीर ने अचानक ठंडी आवाज में कहा। अचानक राजकुमार विक्रमजीत की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से ऊपर देखा और रणवीर को ठंडी, तेज आंखों से उसे घूरते हुए देखा, जिससे उसकी रूह कांप गई। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या करना चाहते हो? वह घबराहट में चिल्लाया, उसकी आवाज कमजोर थी। कोई लेना देना नहीं है। ऐसे समय में जब राष्ट्र रक्षा दल काम कर रहा है, तुम अचानक सम्राट को शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित करते हो और पहले से ही निर्देश देते हो कि कोई उन्हें परेशान न करे। तुम इसे कैसे समझाओगे? सम्राट का रूप धरने और मुझे गिरफ्तार करने के लिए शाही रक्षकों को आदेश देने की व्याख्या कैसे करोगे? जब विक्रम सम्राट की रक्षा के लिए गया तो तुम्हारे अधीनस्थों ने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि लड़ाई का सहारा भी लिया। तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगे? तुमने कुबेर को बचाने की अपनी कोशिशों को कैसे समझाओगे जब तथ्य अभी स्पष्ट रूप से जांचे नहीं गए थे? रणवीर के लगातार सवाल किसी विशाल हथौड़े की तरह राजकुमार विक्रमजीत के दिल पर लगातार चोट कर रहे थे। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। मैं उसने लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। राजकुमार विक्रमजीत, मुझे तुमसे स्पष्टीकरण चाहिए। सम्राट अचानक बोले, उनकी निगाहें ठंडी थीं। विक्रम द्वारा उन्हें खोजने और सब कुछ बताने के बाद उन्हें राजकुमार विक्रमजीत पर संदेह होने लगा था। हालांकि राजदूत हर्षवर्धन को ढूंढना अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने उस समय किसी और बात की परवाह नहीं की। अब जब सब कुछ सुलझ गया है, रणवीर के लगातार सवालों के तहत सम्राट को राजकुमार विक्रमजीत पर संदेह और गहरा हो गया है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसने राष्ट्र रक्षा दल के साथ सहयोग समझौता किया हो। सम्राट की पूछताछ और रणवीर की खतरनाक निगाहों का सामना करते हुए राजकुमार विक्रमजीत के चेहरे के भाव अप्रत्याशित रूप से बदलते रहे। अचानक उसकी आंखें सख्त हो गईं और एक तेज कदम के साथ वह सम्राट की ओर लपका। महाराज, सावधान! विक्रम की निगाहें तेज हो गईं। कमांडर समर ने अपने आदमियों का नेतृत्व किया और तुरंत वहां पहुंचे। वहीं रुक जाओ, राजकुमार विक्रमजीत ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने पहले ही सम्राट की गर्दन पकड़ ली थी। तुम सब अपनी हद में रहो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। कमांडर समर और अन्य लोग तुरंत रुक गए। महाराज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह पागलपन है। सम्राट को धमकाने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? हर कोई गुस्से से लाल था। केवल रणवीर शांत रहा। बेहतर होगा कि तुम सम्राट को छोड़ दो, वरना तुम्हें पूछताछ का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं आज आर पार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी पूछताछ की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैं राष्ट्र रक्षा दल के साथ मिला हुआ हूँ। मैंने जानबूझकर सम्राट को दूर भेजा, उन्हें हर चीज से अनजान रखा और फिर रणवीर को गिरफ्तार करने के लिए शाही रक्षकों को जुटाने का मौका लिया। मैं फिर तुम्हें मारने का, विशेष दूत की हत्या के लिए तुम्हें फंसाने का और तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करने का तरीका ढूंढ लूंगा। राजकुमार विक्रमजीत ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि हमने सम्राट को पहले ही पकड़ लिया है, इसलिए अब हमें इनमें से किसी की भी परवाह नहीं है। राजकुमार विक्रमजीत, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम रणवीर के खिलाफ इतनी बेरहमी से साजिश करने के लिए राष्ट्र रक्षा दल के साथ मिल जाओगे। सम्राट गुस्से में थे। भले ही उन्हें पकड़ लिया गया था, फिर भी वे अपनी बात पर अडिग रहे और डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। बिल्कुल नहीं, बस राष्ट्र रक्षा दल रणवीर से निपटना चाहता है। मैं तो बस इस छिपे हुए खतरे को खत्म करने के लिए स्थिति का फायदा उठा रहा हूँ। एक बार जब हम उससे छुटकारा पा लेंगे तो हम शाही महल को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र रक्षा दल के साथ जुड़ जाएंगे। तब दुनिया मेरी होगी। राजकुमार विक्रमजीत ने उत्साह से कहा। बूम! इन शब्दों को सुनने वाला हर कोई हैरान रह गया। राजकुमार विक्रमजीत ने वास्तव में सत्ता हथियाने की साजिश रची थी। यहाँ तक कि रणवीर भी हैरान रह गया।
राष्ट्र रक्षा दल और राजकुमार विक्रमजीत, इनकी हिम्मत तो देखो। विक्रमजीत, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भेड़ की खाल में ऐसे भेड़िए हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। सम्राट ने बार बार सिर हिलाया। मैं पहले ही इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं केवल 8वां राजकुमार बनकर अपनी पूरी जिंदगी बिताने से कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। अगर मैं अब कार्रवाई नहीं करता तो बहुत देर हो जाएगी। राजकुमार विक्रमजीत ने ताना मारा। मैंने पहले ही राष्ट्र रक्षा दल को कुचल दिया है। तुम्हारी साजिश पूरी तरह से विफल हो गई है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। सम्राट को तुरंत रिहा करो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। विफलता? रणवीर, तुम बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच रहे हो। चूंकि सम्राट की किस्मत मेरे हाथों में है, इसलिए कुछ भी संभव है। उसने फिर सम्राट की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मेरी मांग है कि तुम तुरंत एक फरमान जारी करो, स्वेच्छा से गद्दी छोड़ो और मुझे सम्राट के रूप में स्थापित करो या मरो। पफ! इससे पहले कि राजकुमार विक्रमजीत बोलना खत्म कर पाता, तलवार की एक आभा टकराए। धड़ाम! सिर तुरंत जमीन पर गिर गया, हर तरफ खून बिखर गया और शरीर भी ढह गया। जिद्दी मूर्ख, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ये वही था जिसने कदम उठाया और एक ही तलवार के वार से राजकुमार विक्रमजीत का जीवन समाप्त कर दिया। सम्राट को पकड़ लेने के बाद भी वह शांत रहने का कारण यह था कि राजकुमार विक्रमजीत का जीवन पहले से ही उसके हाथों में था और वह उसे किसी भी समय मार सकता था। महाराज, कमांडर समर, राजदूत हर्षवर्धन और अन्य लोग तुरंत आगे बढ़े। आप ठीक हैं? सब ठीक है। सम्राट ने हाथ हिलाया, फिर रणवीर की ओर कृतज्ञता से देखा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद रणवीर, वरना मुझे डर है कि आज मैं यहाँ अपनी जान गंवा देता। तात्पर्य यह है कि भले ही इसका मतलब मौत हो, वह राजकुमार विक्रमजीत को अपना पद सौंपने के लिए कोई फरमान जारी नहीं करेंगे, क्योंकि यह पूरे आर्यावर्त साम्राज्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना होगा। महाराज बहुत दयालु हैं, रणवीर ने मुट्ठी बांधकर प्रणाम करते हुए कहा। मुझे महाराज का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया जब कुबेर ने मुझे बदनाम करने के लिए दूत हर्षवर्धन का इस्तेमाल किया, वरना उनसे इतनी आसानी से नहीं निपटा जा सकता था। मैं जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो मैं और किस पर भरोसा कर सकता हूं। सम्राट दिल खोलकर हंसे। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद महाराज। रणवीर मुस्कुराया और फिर विषय बदला। क्या मैं महाराज से पूछ सकता हूं, मैंने आपको ये कहते सुना कि कुबेर प्राचीन लोक को संकेत भेज रहा है। इसका क्या मतलब है? सम्राट ने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी और गंभीरता से कहा, राष्ट्र रक्षा दल कई वर्षों से स्थापित है और इसने कई शक्तिशाली हस्तियां पैदा की हैं। हमारे पूर्वजों में से एक सैकड़ों साल पहले प्राचीन लोक में गया था और पवित्र शहर में एक महत्वपूर्ण पद पर था। ये राष्ट्र रक्षा दल के आत्मविश्वास के स्रोतों में से एक है और यही कारण है कि शाही महल इससे सावधान रहता है। वह तिलिस्मी कवच जो आपके कुबेर को मारने पर जला था, वह प्राचीन लोक को सूचित करने का संकेत था। हालांकि प्राचीन लोक और बाहरी दुनिया का ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन आपने पूरे राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट कर दिया। एक बार जब उन्हें संकेत मिलेगा तो मुझे डर है कि वे बदला लेने आएंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। तो बात ऐसी है, रणवीर ने सिर हिलाया। प्राचीन लोक में संबंधों के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्र रक्षा दल इतना अभिमानी है। चेतावनी के लिए धन्यवाद महाराज। ये राष्ट्र रक्षा दल था जिसने अपने दम पर विद्रोह किया। अगर प्राचीन लोक हस्तक्षेप करने की जिद करता है तो मुझे दोष मत देना, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले प्राचीन लोकों के शक्तिशाली लोगों को नहीं मारा है। सम्राट हैरान दिखे। किसी को प्राचीन लोक की इतनी अवहेलना करते देखना दुर्लभ था। हालांकि उसके दृढ़ रवैये को देखकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर प्राचीन लोक के लोग वास्तव में आते तो शाही महल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। अध्याय 489, प्राचीन लोक के लोग। विक्रम, कुछ आदमियों को लो और इस जगह की तलाशी लो, रणवीर ने आदेश दिया। जी। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया और फिर आदेश दिया। स्विश स्विश स्विश, एक एक करके काले कपड़ों में आदमी दिखाई दिए। वे सभी रुद्रधाम के सदस्य थे। रुद्रधाम के अधीन 10 लाख की सेना पूरी तरह से पूर्व देश में नहीं है, कुछ दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, किसी भी समय आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या कम थी, वे सभी दानव सेना के कुलीन थे। ये वही कुछ दर्जन लोग थे जिन्हें विक्रम पहले शाही महल ले गया था। एक ही पल में रुद्रधाम के दर्जनों सदस्य उत्तर अरण्य भवन के खंडहरों में घुस गए और गहन तलाशी शुरू कर दी। चूंकि यह जगह राष्ट्र रक्षा दल का एक महत्वपूर्ण गढ़ है और उत्तर अरण्य ड्रैगन को भी दबाती है, शायद हम यहाँ कुछ खोज सकें। ठीक उसी समय जब विक्रम अपने आदमियों का तलाशी में नेतृत्व कर रहा था, कमांडर समर वहां आया। धप! वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। शाही रक्षकों के कमांडर समर अपने कर्तव्यों में विफल रहे हैं। हम महाराज और रणवीर से उन्हें दंडित करने की विनती करते हैं। तुमने बिना ये पूछे कि क्या हुआ था, रणवीर को गिरफ्तार करने के लिए लोगों का नेतृत्व किया। अगर कुछ गलत नहीं होता तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता तो तुम एक प्रमुख अपराधी होते।
तुम्हारा सिर कलम करना भी इसकी भरपाई नहीं करेगा। सम्राट ने गुस्से में कहा, जाहिर तौर पर काफी नाराज थे। शाही राज्य की सबसे कुलीन सेना के रूप में शाही रक्षकों ने बिल्कुल भी सतर्कता नहीं दिखाई, जिसने इस बार उन्हें बहुत निराश किया। महाराज की सीख सही है। कमांडर समर ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा शर्म से भरा था। रणवीर, आप उसे कैसे दंडित करने का इरादा रखते हैं? उसे मारना है या बर्खास्त करना है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। सम्राट ने सम्मानपूर्वक पूछा। किसी देश के शासक के लिए उसकी राय लेना बेहद दुर्लभ है। कमांडर समर भी पूरे दिल से दूत हर्षवर्धन के प्रति समर्पित थे और अब इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें मारने या बर्खास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक उसे दंडित करने की बात है, महाराज खुद फैसला कर सकते हैं, रणवीर ने शांति से कहा। वह अब सेना का सदस्य नहीं था और उसे इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। वे शाही महल के आंतरिक मामलों को खुद संभाल सकते थे। ठीक है, सम्राट ने सिर हिलाया, फिर कमांडर समर से कहा, जल्दी करो और रणवीर का धन्यवाद करो। आपकी दया के लिए धन्यवाद रणवीर जी। कमांडर समर ने तुरंत कृतज्ञता में सिर झुकाया। रणवीर ने हाथ हिलाया, ये दर्शाता हुए कि यह कुछ भी नहीं था। ठीक है, आदेशों के लिए यहाँ प्रतीक्षा करो, हम तुम्हें बाद में दंडित करेंगे, सम्राट ने कठोरता से कहा। यह मामला अब बंद हो गया है। ... इस बीच प्राचीन पवित्र शहर में एक ओरिएंटल मंडप के भीतर से अचानक एक उग्र दहाड़ उठी। राष्ट्र रक्षा दल का सफाया किसने किया? उनकी इतनी हिम्मत! उसी पल मंडप से एक आकृति बाहर उड़ी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिससे एक बेमिसाल आभा निकल रही थी। जयंत, यश! वह तुरंत दहाड़ा। स्विश स्विश, एक ही पल में दो आकृतियां दिखाई दी, दोनों युवक लगभग 30 साल के। कृपया आदेश दें एल्डर अगस्त्य, बाहर कुछ हुआ है, मेरे साथ आओ। एल्डर अगस्त्य ने तुरंत आदेश दिया। जी। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। एक ही पल में तीनों गायब हो गए। ... इंद्रप्रस्थ, उत्तर अरण्य भवन। आधे घंटे तक खोजने के बाद विक्रम और उसके आदमी आखिरकार रणवीर के सामने पहुंचे। मालिक, हमें गुप्त कक्ष में कुछ गोलियां मिली, लेकिन और कुछ नहीं। रणवीर ने विक्रम से गोली ली, उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और उसे महसूस करने के लिए सूक्ष्मता से अपनी प्राण शक्ति छोड़ी। यह एक ऐसी गोली है जो जीवन तत्व को फिर से भरती है। इसे बनाने की विधि आमतौर पर काफी अपरंपरागत है। इसके लिए जीवित प्राणियों के जीवन तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे बाद में अन्य विशेष सामग्रियों के साथ मिलाकर गोली तैयार की जाती है। यदि लंबे समय तक लिया जाए तो ये किसी की महत्वपूर्ण ऊर्जा और आत्मा को मजबूत कर सकता है और जीवन काल बढ़ा सकता है। हालांकि कुछ कमियां हैं। यदि किसी के पास इस तरह की गोली को तोड़ने की ताकत नहीं है तो वह इसकी शक्ति से नष्ट हो जाएगा, जिससे मानसिक कमजोरी होगी और जीवन काल कम हो जाएगा। आमतौर पर भले ही कोई जानता हो कि इस तरह की गोली को कैसे बनाया जाता है, वे शायद ही कभी ऐसा करते हैं, क्योंकि फायदे से ज्यादा खतरे हैं। गोलियों के आकार की जांच करने के बाद रणवीर ने निष्कर्ष निकाला, ये उत्तर अरण्य ड्रैगन के लिए होनी चाहिए। इस ड्रैगन के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, रोज गोलियां खा रहा है? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। उस उत्तर अरण्य ड्रैगन को यहाँ दबाया गया है और वह सामान्य रूप से साधना करने में असमर्थ है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह अपने जीवन काल को लंबा करने के लिए इन गोलियों पर निर्भर है और ड्रैगन का जोरदार खून और ऊर्जा गोलियों के दुष्प्रभावों को दबा सकती है। रणवीर ने विश्लेषण किया। इस तरह से सोचें तो राष्ट्र रक्षा दल वास्तव में क्रूर है। उन्होंने 1000 साल पहले एक ड्रैगन को पकड़ा और इसे मारने के बजाय उन्होंने इसे यहाँ कैद कर लिया और इसे मरने से बचाने के लिए लगातार शक्तिशाली दुष्प्रभावों वाली ये गोलियां खिलाते रहे। विक्रम ने नाराजगी से कहा। बाकी लोगों ने भी गुस्से के भाव दिखाए। शुरू में राक्षसों और पिशाचों को भगाने से लेकर अंततः एक दानव ड्रैगन को पालने तक अपने पूरे इतिहास में राष्ट्र रक्षा दल की विभिन्न क्रूर योजनाएं और गणनाएं काफी विडंबनापूर्ण हैं। गनीमत है कि इसे समय रहते रोक लिया गया, वरना यह एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा होता। इन गोलियों को नष्ट कर दो, रणवीर ने आदेश दिया और उसके हाथ में मौजूद गोलियां उसकी प्राण शक्ति के प्रभाव से हवा में गायब हो गईं। जी। विक्रम ने सिर हिलाया और फिर अपने आदमियों को मौके पर मिली सैकड़ों गोलियों को नष्ट करने का आदेश दिया। रणवीर ने उस खून की ओर देखा जो उत्तर अरण्य ड्रैगन ने जमीन पर बहाया था। कितने अफसोस की बात है, उत्तर अरण्य ड्रैगन के शल्क बहुत सख्त थे, जिससे वे कवच बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री बन सकते थे। हालांकि वे अंततः एक ही मौके से नष्ट हो गए, पीछे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं इस बार इंद्रप्रस्थ आकर आप सभी के लिए मुसीबत लाया। विदा, रणवीर ने विदाई में हाथ जोड़ते हुए कहा। रणवीर, कृपया ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं होते तो राष्ट्र रक्षा दल और राजकुमार विक्रमजीत की साजिश का पर्दाफाश नहीं होता, सम्राट ने विनम्रता से कहा। अंत में राजदूत हर्षवर्धन के साथ मिलकर उन्होंने रणवीर को जाने से पहले भोजन करने के लिए रुकने के लिए मनाया। रणवीर ने विनम्रता से मना कर दिया।
वह यहाँ केवल प्राचीन लोक के बारे में पूछताछ करने आया था और चूंकि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए अब और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अभी भी नवमंडल जाने का इंतजार कर रहा है। तुम नहीं जा सकते। तभी क्षितिज से अचानक एक जोर की आवाज आई। तुरंत 3 आकृतियां तेजी से इस शून्य में उतरी, जिनसे बेमिसाल आभा निकल रही थी। रणवीर ने दूसरे व्यक्ति से निकलने वाली एक परिचित आभा को महसूस किया। उसकी निगाहें तुरंत तेज हो गईं। प्राचीन लोक के लोग। प्राचीन लोक, इन 2 शब्दों को सुनकर विक्रम, सम्राट, राजदूत हर्षवर्धन और अन्य सभी सदमे से हौंफने लगे। क्या वह राष्ट्र रक्षा दल का पूर्वज हो सकता है? वे इतनी जल्दी आ गए। सबसे आगे खड़ा बूढ़ा आदमी सीधे खंडहरों और खून के धब्बों को घूर रहा था। उसकी खूनी आभा उमड़ रही थी। लानत है, उन्होंने वास्तव में उत्तर अरण्य भवन को मिट्टी में मिला दिया और सबको मार डाला। वे बेहद नीच हैं। मैं आर्यावर्त का सम्राट हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? सम्राट ने विनम्रता से पूछा। मैं अगस्त्य हूँ, राष्ट्र रक्षक का पूर्वज और वर्तमान में प्राचीन पवित्र शहर का एल्डर। जैसा कि उम्मीद थी, ये राष्ट्र रक्षा दल का पूर्वज था। सम्राट का दिल बैठ गया। जिस चीज का वह सबसे कम सामना करना चाहते थे, वह आखिरकार आ ही गई। बाकी लोगों के चेहरे भी तुरंत गंभीर हो गए। ये बहुत तेज है। कुबेर द्वारा संकेत भेजे हुए केवल आधा घंटा ही हुआ था। राष्ट्र रक्षा दल के पूर्वज वास्तव में आ गए हैं। जल्दी बताओ, ये सब किसने किया? एल्डर अगस्त्य ने गुस्से में पूछा। उनकी आंखों में जबरदस्त हत्यारी मंशा उमड़ रही थी। एल्डर अगस्त्य, कृपया शांत हो जाएं। ये राष्ट्र रक्षा दल था जिसने गद्दी हथियाने के लिए शाही महल के राजकुमारों के साथ मिलीभगत की थी। यही कारण है कि उनका ऐसा अंत हुआ। सम्राट ने समझाया। प्रतिद्वंद्वी बड़ी ताकत और गति के साथ आया था और प्राचीन लोक का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी था। हम रणवीर को उजागर नहीं कर सकते। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये किसने किया? मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। एल्डर अगस्त्य ठंडे स्वर में चिल्लाए। उनकी हत्यारी मंशा पागलों की तरह गरज रही थी और एक अंतहीन आंधी को जन्म दे रही थी। ये आर्यावर्त है, प्राचीन लोक नहीं। हमारे सम्राट से बात करते समय तमीज से पेश आओ, रणवीर ने अचानक ठंडी आवाज में कहा। एक पल में एल्डर अगस्त्य और अन्य 2 सभी उसे देखने के लिए मुड़े। अध्याय 490, नवनाग अभय मुद्रा। तुम खुद को क्या समझते हो? हमारे एल्डर अगस्त्य को निर्देश देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर अगस्त्य के बगल में खड़े युवक जयंत ने तुरंत ठंडी आवाज में उसे डांटा। और तुम खुद को क्या समझते हो? हमारे मालिक से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम तुरंत आगे बढ़ा, दूसरे पक्ष को ठंडेपन से घूरते हुए। सिर्फ इसलिए कि कोई प्राचीन क्षेत्र से आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अहंकारी हो सकते हैं। तुम कारण और प्रभाव को समझे बिना यहाँ हंगामा कर रहे हो। वह अपनी मौत को बुला रहा है। एल्डर, मुझे जाने दो और उसे मारने दो, जयंत ने विनती की। अगर तुमने जरा भी हिलने की जुर्रत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम तुरंत मर जाओ, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। हे भगवान! रणवीर ने सार्वजनिक रूप से प्राचीन लोक के लोगों को धमकी देने की हिम्मत की। वहां मौजूद हर कोई पागल हो गया। रणवीर को अविश्वास से घूरने लगा। सम्राट का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने समझाने के लिए जल्दी से कदम बढ़ाया, बस दूसरे पक्ष को शांत करने के लिए, लेकिन रणवीर ने खड़े होकर दूसरे पक्ष को धमकी देने की हिम्मत की। क्या वह बिल्कुल भी नहीं डरता था? एल्डर अगस्त्य, ये लोग बहुत अहंकारी हैं, जयंत ने भयंकर रूप से कहा। एल्डर अगस्त्य भी बहुत हैरान थे, रणवीर को एकटक घूर रहे थे। तुम कौन हो? रणवीर रायचंद, रणवीर ने शांति से कहा। मैंने राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट किया, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे पास आओ। तुम रणवीर हो, रुद्रधाम के मालिक? एल्डर अगस्त्य ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया। उन्होंने प्राचीन लोक में यह नाम सुना था। कहा जाता था कि इसने कुछ ही महीनों में कई शक्तिशाली ताकतों का सफाया कर दिया था। मैंने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ एक बाहरी योद्धा है, भले ही वह शक्तिशाली हो। वह क्या कर सकता है? उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट करने के लिए वह आज यहाँ आया है। अच्छा नहीं हुआ। सम्राट के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने रणवीर को सदमे में देखा। उसने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया था। दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए इस मामले का अंत अच्छा होने की संभावना नहीं है। मैं अपना नाम या उपनाम नहीं बदलूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, तुम में हिम्मत है। तुमने मेरे राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट करने की हिम्मत की। मैं आज तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करूंगा, लेकिन मरने से पहले मुझे सच बताओ, तुम उत्तर अरण्य ड्रैगन को कहाँ ले गए? एल्डर अगस्त्य ने ठंडे स्वर में सवाल किया। यह एक दानव पशु है जिसे राष्ट्र रक्षा दल ने 1000 साल से अधिक समय से कैद कर रखा है, जो इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। उन्हें मार डालो, कोई निशान मत छोड़ो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुमने उसे मार डाला? एल्डर अगस्त्य पूरी तरह हैरान थे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उत्तर अरण्य ड्रैगन की ताकत एक शक्ति अधिपति स्तर के विशेषज्ञ के बराबर है।
तुम्हारे पास उसे मारने की क्या क्षमता है? एल्डर अगस्त्य इस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, भले ही आप उन्हें पीट पीट कर मार डालें। क्या तुम्हें हर तरफ खून नहीं दिखाई दे रहा? ये सब उसी दानव ड्रैगन का है। अगर तुम कुछ उठाना चाहते हो और सूप बनाना चाहते हो तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ मांस और ऊतक मिल सकते हैं, रणवीर ने ताना मारा। इन शब्दों ने विक्रम को हंसा दिया। मालिक लोगों की बेइज्जती करने में बहुत अच्छे थे। तुम मौत मांग रहे हो? एल्डर अगस्त्य उग्र थे। यह आदमी मरने वाला है और वह अभी भी उसके साथ मजाक करने की हिम्मत करता है। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने फिर भी इशारा किया। स्विश, जयंत हिला और नीचे उड़ गया। एल्डर अगस्त्य, ये खून के धब्बे एक दानव जानवर के हैं और हमें कुछ मांस और रक्त ऊतक भी मिले हैं। इतना कहकर वह वापस गया और एल्डर अगस्त्य को शल्क वाला मांस सौंप दिया। एल्डर अगस्त्य ने एक बार उस पर नजर डाली और उनकी निगाहें तुरंत तेज हो गईं। यह उत्तर अरण्य ड्रैगन है। राष्ट्र रक्षा दल के पूर्वज के रूप में जिन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, वह उत्तर अरण्य ड्रैगन से बहुत परिचित थे और कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे। रणवीर, उसने वास्तव में उत्तर अरण्य ड्रैगन को मार डाला। एल्डर अगस्त्य हैरान और उग्र दोनों थे। वह सोच भी नहीं सकते थे कि इस आदमी ने ये कैसे किया। लेकिन अब इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। तुमने मेरे राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट करने और मेरे उत्तर अरण्य ड्रैगन को मारने की हिम्मत की। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दफनाने के लिए जगह न मिले। एल्डर अगस्त्य दहाड़ा और जल्दी से अपनी प्राण शक्ति को सक्रिय कर दिया। बूम! उसके शरीर से अचानक एक भयानक हत्यारी मंशा फूट पड़ी। उस आभा की शक्ति ही सबको चौंकाने के लिए काफी थी। ये निश्चित रूप से कुबेर से ज्यादा शक्तिशाली थी। शक्ति अधिपति स्तर। रणवीर की आंखें चमक उठीं। मैं हैरान नहीं था। आखिरकार वह प्राचीन लोक से आया था और राष्ट्र रक्षक का पूर्वज था, जो पवित्र शहर में एक महत्वपूर्ण पद पर था। उसके पास क्षमता होनी ही चाहिए। शक्ति अधिपति स्तर। विक्रम ने आश्चर्य में अपनी जीभ दबा ली। एक और शिखर विशेषज्ञ दिखाई दिया। ये भयानक था। हालांकि हमारे मालिक जैसा शक्ति अधिपति स्तर का विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, विक्रम ने मन ही मन सोचा। रणवीर खामोश रहा। अष्टदिशा विद्रोह प्रहार को चलाने के लिए भारी मात्रा में प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है और मैंने आज इसे 2 बार इस्तेमाल किया है, इसलिए मेरे शरीर में ज्यादा प्राण शक्ति नहीं बची है। उत्तर अरण्य ड्रैगन के साथ लड़ाई में पहले ही घायल होने के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में एल्डर अगस्त्य के खिलाफ जीतने का उसका कोई मौका नहीं है। हालांकि वह शांत रहा। प्रतीत होता था कि वह विचारों में खोया हुआ है। ये देखकर कि एल्डर अगस्त्य कोई कदम उठाने वाले हैं, सम्राट ने जल्दी से कहा, एल्डर अगस्त्य, प्राचीन लोक और बाहरी दुनिया के बीच एक अनुबंध है। किसी भी पक्ष को दूसरी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। यदि आप यहाँ रणवीर को मारते हैं तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। तुम मुझ पर दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। एल्डर अगस्त्य ने ताना मारा। लेकिन यह मत भूलो, ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जहां अनुबंध की अवहेलना की जा सकती है। और सबसे विशिष्ट विशेष परिस्थिति तब होती है जब कोई सक्रिय रूप से प्राचीन लोक को उकसाता है। रणवीर द्वारा मेरे राष्ट्र रक्षा दल का विनाश इसी श्रेणी में आता है। उसे आज मारना अनुबंध का उल्लंघन नहीं करता, एल्डर अगस्त्य ने जोर देकर कहा। स्विश! वह तेजी से बढ़ा और रणवीर की ओर झपटा। जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी, विस्मयकारी। हर कोई जानता है कि एल्डर अगस्त्य का स्पष्टीकरण बहुत दूर की कुड़ी है। ये राष्ट्र रक्षा दल था जिसने रणवीर को मारने की साजिश रची थी, और यह स्वाभाविक ही था कि रणवीर राष्ट्र रक्षा दल को नष्ट कर दे। एल्डर अगस्त्य के तर्क के अनुसार क्या इसका मतलब यह है कि यदि उसने विरोध नहीं किया होता तो उसे राष्ट्र रक्षा दल द्वारा मारे जाने की अनुमति दी जाती? क्या मजाक है? जैसे ही एल्डर अगस्त्य उसकी ओर बढ़ा, रणवीर की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। क्या हमें वास्तव में उसे वह कदम उठाने के लिए मजबूर करना चाहिए? रुकिए! सम्राट अचानक चिल्लाए। आज उसे कोई नहीं बचा सकता, सम्राट भी नहीं। एल्डर अगस्त्य ने जोर देकर घोषणा की। क्या ऐसा है? सम्राट की आंखों में एक दृढ़ नजर कौंध गई और उन्होंने जल्दी से अपने शरीर से एक टोकन निकाला। एक ही पल में 9 सुनहरी किरणें निकली जिसने आसमान और जमीन को रोशन कर दिया। नवनाग अभय मुद्रा यहाँ है। मैं इस टोकन का उपयोग आपको चेतावनी देने के लिए करता हूँ कि रणवीर को हाथ न लगाएं। सम्राट ने एक गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया। हे भगवान, ये तो पौराणिक नवनाग अभय मुद्रा है। हवा में सामूहिक हौंफने की आवाज भर गई क्योंकि सभी की निगाहें सम्राट के हाथ से निकलने वाले सुनहरे टोकन पर टिकी थीं। रणवीर और विक्रम दोनों ने अपनी निगाहें केंद्रित की। मैंने केवल अनौपचारिक इतिहास के एक टुकड़े के रूप में नाग क्षमादान के बारे में सुना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में अस्तित्व में है। एल्डर अगस्त्य, जो रणवीर को मारने वाला था, अचानक अपने रास्ते में रुक गया। सम्राट के हाथ को डर से घूरने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नवनाग अभय मुद्रा अभी भी मौजूद है। उस समय प्राचीन पवित्र शहर ने आर्यावर्त के शाही परिवार को नवनाग अभय मुद्रा प्रदान की थी,
जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा के लिए किया जा सकता है जो प्राचीन शहर को नाराज करता है। सम्राट ने एल्डर अगस्त्य से कहा। लानत है। एल्डर अगस्त्य की आंखें तेज हो गईं। नाग क्षमादान उसे उस समय पवित्र शहर द्वारा दिया गया था और उसने इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इस नव नाग अभय मुद्रा का उपयोग केवल 3 बार किया जा सकता है। अगर मुझे सही याद है तो इसका उपयोग पहले ही 2 बार किया जा चुका है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने आखिरी मौके का उपयोग रणवीर पर करना चाहते हैं? एल्डर अगस्त्य ने ठंडे स्वर में पूछा। जरूरत नहीं है। इससे पहले कि सम्राट बोल पाते, अचानक एक ठंडी आवाज गूंज उठी। सभी की निगाहें एक व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। रणवीर रायचंद। सम्राट ने उसकी रक्षा के लिए नव नाग अभय मुद्रा भी निकाल ली, फिर भी रणवीर ने वास्तव में कहा कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। रणवीर, आपने आर्यावर्त साम्राज्य के लिए जबरदस्त योगदान दिया है। नवनाग अभय मुद्रा के साथ आपकी रक्षा करना मेरे लिए पूरी तरह से उचित है। सम्राट ने सलाह दी। नहीं, रणवीर ने सिर हिलाया। मेरा मतलब है, मेरे पास एल्डर अगस्त्य को मारने की क्षमता है, इसलिए नवनाग अभय मुद्रा को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन अध्यायों में कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उत्तरारण्य ड्रैगन के खिलाफ यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि धैर्य, रणनीति और सही समय के फैसले की परीक्षा थी। रणवीर ने दिखा दिया कि असली जीत सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि नियंत्रण और अनुभव से मिलती है। राष्ट्र रक्षा दल का अंत और राजकुमार की साजिश यह साफ कर देती है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर सत्ता के भीतर छिपा होता है। अब जब प्राचीन लोक सीधे मैदान में उतर चुका है, सवाल ये नहीं कि टकराव होगा या नहीं, सवाल यह है कि अगली लड़ाई कितनी बड़ी कीमत वसूलने वाली है। आगे की कहानी अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है।